तो आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ बहुत लोगों की भीड़ में जाता है और उस भीड़ ने एक बच्चे को घेरा हुआ था। दरअसल इस बच्चे का यहाँ पर एक केमिकल ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। आगे हमें पता चलता है कि ये आदमी इस बच्चे का पिता है और इस बच्चे का नाम मैट है, जिसने कि एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उसे केमिकल ट्रक के सामने से धक्का दे दिया, पर उसी वजह से इसकी आंख में वो सारा केमिकल चला गया और अभी से थोड़ी ही देर में उस केमिकल की वजह से सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर बहुत साल आगे आता है, जहाँ पर मैट अब बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था, मतलब कि एक गबरू नौजवान। यहाँ पर हम मैट को एक चर्च में देख पाते हैं, जहाँ पर ये फादर से बातें करते हुए इन्हें अपने पापा के बारे में बता रहा था, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर थे और अगर उनके सामने उनसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आ जाता था तो वो उससे तब तक पिटते रहते थे जब तक कि वो थक ना जाए, और जैसे ही एक बार वो थक जाता था तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारना चालू करते थे। और ये उनकी एक सबसे बड़ी बात थी कि वो किसी से भी नहीं डरा करते थे। मैट यहाँ पर बताता है कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह बनना चाहता है। यहाँ पर चर्च के फादर इससे पूछते हैं कि ऐसे क्या पाप हैं जिनकी तुम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हुए हो। जवाब में मैट इन्हें बोलता है कि मैंने अभी तक तो कोई भी पाप नहीं करे, पर जल्द ही मैं बहुत सारे पापों को अंजाम देने वाला हूँ और मैं उन्हीं पापों की माफी यहाँ पर मांगने के लिए आया हुआ हूँ। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लोग दो लड़कियों को किडनैप कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनकी स्मगलिंग करते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर हमारा अंधा कानून यानी कि मैट एक टोपा पहनकर पहुंच जाता है, जो कि इन लोगों को मारता पीटता हुआ इन लड़कियों को फ्री कर देता है। अब उन लड़कियों को फ्री करने के बाद भी मैट का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसी वजह से ये गुस्से में अभी भी उन लोगों को मारे जा रहा था जो कि लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगली सुबह हम लोग मैट को इसके घर में सोता हुआ देख पाते हैं कि तभी इसको फॉगी का कॉल आता है, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड और साथ ही उसका पार्टनर था। पर फॉगी को मैट की शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर मैट की हालत देखने के बाद हम लोग जान पाते हैं कि बेशक से उसने उस दिन अपनी आंखें खो दी हों, पर उस दिन के बाद से इसके पास बहुत ज्यादा ही अलग तरह की शक्तियां आ गई, जिसके बाद ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो गया जो लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग फॉगी को देखते हैं, जो कि मैट का कॉल कट करने के बाद एक पुलिस वाले से मिलता है। साथ ही ये इस पुलिस वाले को इसकी मॉम के लिए कुछ सामान देता है और इससे बोलता है कि अगर हमारे लायक तुम्हारे पास कोई केस आए तो हमें जरूर बताना। दरअसल मैट और फॉगी दोनों ही प्राइवेट वकील थे और इन दोनों ने डिसाइड करा था कि ये दोनों अपना एक प्राइवेट चैम्बर बनाएंगे। इसी वजह से ये लोग एक ऑफिस को देखने जाते हैं, पर वो जगह काफी ज्यादा गंदी थी। इसी वजह से फॉगी उस जगह को नहीं लेना चाहता था, पर क्योंकि मैट को वो जगह सही लग रही थी और साथ ही वो अफोर्डेबल भी थी, तो इसी वजह से मैट उस जगह को ले लेता है। पर क्योंकि मैट इस जगह को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश था, तो इसी वजह से फॉगी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचता। अब आगे हम लोग एक औरत को देख पाते हैं, जिसकी जब आंख खुलती है तो ये अपने सामने एक लाश को पाती है जिसका बहुत बेरहमी से कत्ल करा हुआ था और साथ ही इस लाश का सारा खून उस लड़की के हाथों में लगा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और ये तुरंत ही पुलिस वालों को फोन मिला देती है, पर जैसे ही पुलिस यहाँ पर आती है तो वो इस लड़की को ही पकड़ लेते हैं। अब पुलिस जब इस लड़की को गिरफ्तार कर रही होती है तो ये लड़की चिल्ला चिल्ला कर मना करने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि वो पुलिस वाला जिसकी फॉगी ने मदद करी थी वो फॉगी को इस केस के बारे में बता देता है। पर मैट और फॉगी तुरंत ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं ताकि वो उस लड़की से इस बारे में बात कर सके। तब वो लड़की इन्हें बताती है कि वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब इस बात को जानने के बाद फॉगी तुरंत यहाँ से जाने लगता है, पर मैट किसी वजह से यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि ये समझ गया था कि इस लड़की को जानबूझकर कोई फंसा रहा है। और अब क्योंकि मैट यहाँ पर रुक गया था तो वापस से फॉगी भी यहाँ पर रुक जाता है। तब मैट सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछता है जिसका नाम कैरन पेज था। अब साथ ही मैट इससे उस वक्त की घटना के बारे में पूछने लगता है। तब कैरन इसे बताती है कि वो लड़का जो मरा उसका नाम डैनी था और वो इसके साथ इसके ऑफिस में वर्क करा करता था और पिछली रात जब ये बार में डैनी के साथ ड्रिंक करने के लिए गई तो इसे एक ही पैक के बाद नींद आ गई और उसके बाद जब इसकी आंख खुली तो इसके सामने डैनी की लाश पड़ी हुई थी और वो नाइफ जिससे कि उसका मर्डर हुआ था वो कैरन के हाथ में था। अब यही सब बताते हुए कैरन रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मैंने नहीं करा। तब मैट इसके दिल की धड़कन को सुनकर ये अंदाजा लगा लेता है कि कैरन एकदम सच बोल रही है और ये भी मैट की एक सुपर पावर थी कि वो किसी के दिल की धड़कन सुनकर पता लगा सकता था कि आखिरकार ये सामने वाला इंसान सच बोल रहा है कि झूठ। अब वहीं हम लोग एक जेम्स नाम के इंसान को देख पाते हैं जो कि निहायती बेशरम और कमीना इंसान था और इसी ने ही डैनी को मरवाया था और ताकि इसका बॉस ना फंसे इसी वजह से ये कैरन पेज को भी अब मरवाना चाहता था।
और इस काम को अंजाम देने के लिए ये एक करप्ट ऑफिसर क्लाइड के पास आया हुआ था। और अब जेम्स उसी अमाउंट के पीछे क्लाइड को ब्लैकमेल करता हुआ कैरन को मारने के लिए बोलता है और साथ ही ये इसे ये भी धमकी देता है कि अगर इसने दोनों में से कोई भी काम नहीं करे तो वो लोग इसकी बेटी को मरवा देंगे। अब अपनी बेटी को खो देने के डर से क्लाइड इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये रात में इस काम को अंजाम देने के लिए कैरन के सेल में गया था। पर जैसे ही ये कैरन का गला दबाना चालू करता है वैसे ही कैरन अपने बचाव में इसकी आंख को नोच लेती है, जिस वजह से क्लाइड चिल्लाता हुआ यहाँ से बाहर भाग जाता है। और अगले दिन मैट और फॉगी इस बात को एक मुद्दा बनाते हुए कैरन को वहाँ से आजाद करवा लेते हैं। पर क्योंकि कैरन को उसके घर पर भी खतरा था, इसी वजह से मैट इसे अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है, जहाँ पर बैठकर कैरन इसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये सारा काम मेरे बॉस मिस्टर मैकलिंटॉक ने करा है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने उनकी एक फाइल देख ली थी जिसमें कि काफी सारे पेंशन के अमाउंट लिखे हुए थे और वो पेंशन के अमाउंट मिलियंस में थे, जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे। और जब मैंने उनसे इस बारे में बात करी तो उन्होंने मेरे को शांत रहने को बोला। तब जाकर कैरन समझ गई थी कि मैकलिंटॉक इससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है और इसी वजह से उस दिन के बाद से इसने उसकी जासूसी करना चालू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद जब ये डैनी के साथ गई तभी ये हादसा हो गया। साथ ही कैरन इसे ये भी बताती है कि इसकी वजह से डैनी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जिसमें कि उसका 5 साल का बेटा भी शामिल था। और ये सब बताते हुए कैरन काफी ज्यादा रोने लग गई थी। तब फॉगी इसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद मैट कैरन को अपने घर में लेकर चला जाता है ताकि वो सेफ रहे। जहाँ पर जाने के बाद कैरन इससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहते हो। जवाब में मैट इसे बोलता है कि अब तो इसे इस चीज की आदत सी हो गई है। अब जब ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे तो मैट इससे पूछता है कि आखिरकार वो फाइल कहाँ है। जवाब में कैरन इसे बोलती है कि मैकलिंटॉक ने इससे वो फाइल उसी दिन ले ली थी। पर मैट इसकी हार्ट बीट सुनकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये इस बारे में इससे आगे कोई भी बात नहीं करता। अब अगले सीन में हम लोग मैडम गाओ को देख पाते हैं। अब मैं आपको मैडम गाओ के बारे में शॉर्ट में बता दूं तो ये एक असली निंजा आर्मी को रन करती है और वहाँ पर ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करा करते हैं। अब यहाँ पर मैडम गाओ खड़ी ही थी तो तभी यहाँ पर वो स्मगलर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें अभी कुछ समय पहले मैट ने बहुत बुरी तरह से मारा था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जेम्स भी पहुंच जाता है, जो कि इन स्मगलर्स से पूछता है कि इस बार लड़कियां क्यों कम थी। जवाब में वो स्मगलर्स इसे बताते हैं कि हमारे ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया था जिसने कि मास्क पहना हुआ था और हम उसे नहीं पहचानते। ये बात सुनने के बाद जेम्स बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और इन्हें धमकाता हुआ बोलता है कि तुम लोग जानते हो जब बॉस को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और यही धमकी देता हुआ जेम्स यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग कैरन को देख पाते हैं, जो कि रात में मैट के सोने के बाद इसके घर से निकलने लगती है। पर क्योंकि मैट की सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी तो इसी वजह से इसे कैरन के पैरों की आवाज की वजह से पता चल जाता है कि वो घर से निकलने की कोशिश कर रही है। तब मैट भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब कैरन अपने घर में पहुंचकर वो पेन ड्राइव निकालती है और अपने पास रख लेती है। और अब ये पेन ड्राइव लेकर यहाँ से निकल ही रही थी कि इतने में ही पीछे से इसके ऊपर कोई चाकू से हमला करता है और इससे वो पेन ड्राइव छीनकर अपनी जेब में रख लेता है। अब ये आदमी कैरन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर हमारा हीरो पहुंच जाता है, जो कि इसे मारता हुआ इसकी बुरी हालत कर देता है। पर इसमें इसे खुद भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी। साथ ही वो बंदा भी कम नहीं था, वो भी मैट के ऊपर भारी पड़ रहा था और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसाते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी हाथापाई के दौरान ये दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें कि मैट को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तब मैट खड़ा नहीं हो पाता और तभी इसे एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें कि ये देखता है कि ये अपनी डिसेबिलिटी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तब इसके फादर इसके पास आते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी डिसेबिलिटी की वजह से कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि अगर तुम कमजोर बनोगे तो तुम्हें भी मेरी तरह एक फाइटिंग करियर के जैसा कुछ करियर चुनना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा ही दर्द सहन करना पड़ता है। तो इसी वजह से तुम्हें अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने देना है, बल्कि उसे एक ताकत बनाना है। और अब ये सब बातें याद आने के बाद मैट को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला था और इसी वजह से ये तुरंत खड़ा होता है और उस बंदे को बहुत कुत्तों की तरह मारता है। जिसके बाद ये उसका गला एक चेन में फंसा देता है और उसकी जेब से वो पेन ड्राइव निकालकर अपने पास रख लेता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि हमारे मास्क वाले हीरो ने उस बंदे को और उस फाइल को तुरंत ही पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से कैरन अगले दिन फ्री हो जाती है। पर इस वजह से जेम्स काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी अपने बॉस से कॉल पर बात करता है और इसका बॉस बोलता है कि जिन वकीलों ने कैरन को छुड़वाया है उन दोनों वकीलों पर नजर रखो। अगर आप लोगों को जानना है कि जेम्स का बॉस कौन है तो आपको आगे के एपिसोड तक बने रहना पड़ेगा। वहीं मैट के ऑफिस में देख पाते हैं कि यहाँ पर तीनों ही मौजूद हैं, मैट, कैरन और फॉगी, और तीनों कैरन के छूटने का जश्न मना रहे हैं। तब कैरन इन्हें बोलती है कि क्योंकि तुम लोगों ने मेरे से पैसे नहीं लिए थे और अब मेरा केस सॉल्व हो गया है तो मैं यहाँ पर इस ऑफिस में तुम लोगों के साथ काम करा दिया करूंगी। इस बात को सुनने के बाद फॉगी काफी ज्यादा खुश होता है। अब खाना खाने के बाद मैट सबसे छुपता हुआ एक जिम में जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद ये अपनी पावर्स को इनहेंस करने की कोशिश करने लगता है।
मीनवाइल हम मैडम गाओ को देख पाते हैं जिसने कि काफी सारे ब्लाइंड लोगों को पकड़कर रखा हुआ था और वो सभी लोग पन्नियों में ड्रग्स पैक कर रहे थे। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि इस शहर में जगह जगह पर अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं जो कि आगे जाकर आपस में जुड़ने वाले हैं। साथ ही हम मैट को भी एक बिल्डिंग की छत पर देख पाते हैं जो कि कोने में खड़ा होकर सभी क्राइम्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। तभी से अपनी छठी अंतरी की वजह से पता चलता है कि एक बच्चे को कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज जानते ही मैट तुरंत ही अपना मास्क पहन लेता है और उस जगह पर जाने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक सटीनो नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि एक कचड़े के डब्बे के पास खड़ा था। पर यहाँ पर ये काफी ज्यादा घबराया हुआ था और ये यहाँ से भागकर कहीं जाने लगता है। अब जब हमारी नजर कचड़े के डब्बे में पड़ती है तो हम गंभीर रूप से घायल मैटी को उसमें देख पाते हैं जो कि दर्द से कर्रा रहा था कि इतने में ही सटीनो वापस से यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि इस बार अपने साथ मदद लेकर आया था। इसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम क्लेयर टेम्पल था। ये लोग मैट की मदद करने के लिए उसे उठाकर किसी तरह क्लेयर के अपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। क्लेयर मैट का इलाज चालू करती है क्योंकि ये खुद भी एक नर्स थी। आगे जब ये मैट की आंखों पर टॉर्च मारती है तो इसे पता चल जाता है कि मैट ब्लाइंड है और ये सब देखने के बाद ये और ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन बंदा होगा जो कि एक अंधे बंदे से दुश्मनी रखेगा। क्योंकि मैट के शरीर पर काफी ज्यादा चाकू लगने के निशान थे तो क्लेयर हॉस्पिटल में फोन करने लगती है। मैट तुरंत इसका फोन छीनकर इसे ऐसा करने से मना करता है और अपने घर वापस जाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही ये खड़ा होता है वैसे ही ये गिर पड़ता है क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल भी चलने लायक नहीं थी और अब ये बेहोश हो गया था। अब ये सीन यहाँ से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मैट छोटा है और ये टीवी पर अपने फादर का बॉक्सिंग मैच देख रहा है। पर क्योंकि इसमें उसके फादर हार जाते हैं तो इसी वजह से ये डाइनिंग टेबल पर जाकर उदास होते हुए बैठ जाता है। अब जब इसके फादर घर पर वापस आते हैं तो मैट उनके स्टिचेस लगाते हुए उनसे पूछता है कि क्या हम इस बार घर का रेंट सही टाइम पर दे पाएंगे। जवाब में इसके फादर अपनी जेब से एक एनवलप निकालते हैं जिसमें कि बहुत सारे पैसे थे और अब ये इससे कहते हैं कि कभी कभार हमें हारने के भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर मैट के कुछ समझ में तो नहीं आता पर अभी ये कुछ भी नहीं बोलता। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग कैरन को देख पाते हैं जो कि फॉगी के साथ ऑफिस में थी। फॉगी इससे पूछता है कि चलो हम बाहर चलकर एंजॉय करते हैं जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस पर कैरन मान जाती है और अब ये दोनों बाहर जाकर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर अभी भी मैट का इलाज करे जा रही थी और इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बिना मशीनों की मदद से मैट की चोटों का अंदाजा कैसे लगाए। और यही बात ये मैट से भी बोलती है और साथ ही इससे ये भी पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे इतने सारे घाव कैसे लगे। पर मैट इसे इस बारे में बोलने से और इस बारे में कुछ भी पूछने से मना कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहले तो क्लियर ये करने के लिए नहीं मान रही होती पर जब मैट काफी ज्यादा जिद करता है तो वो इस चीज के लिए मान जाती है। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस केमिकल एक्सीडेंट के बाद मैट काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। तब मैट काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है क्योंकि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर क्योंकि इसकी छठी अंतरी एक्टिवेट हो गई थी तो बस इसे दूर दूर की काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी और यही सब सुनते हुए मैट काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। तब जैक इसके पास आते हैं और इसे गले से लगा लेते हैं और यही सब सपने में देखते हुए मैट हकीकत में भी चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर क्लेयर इसके पास आती है और इसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है। पर जब हालात इसके हाथ से निकलने लगते हैं तो क्लेयर इसे एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद मैट होश में आ जाता है। क्लेयर इससे वापस से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। अब क्योंकि मैट समझ गया था कि अब इसके पास कुछ भी चारा नहीं है तो इसे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इस बार भी मैट कोई जवाब नहीं देना चाहता था पर क्लेयर के बार बार पूछने की वजह से वो इसे बता देता है कि ये एक बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जा रहा था जिसके फादर को कुछ रशियन किडनैपर ने उस बच्चे के सामने ही मार दिया था ताकि वो उस बच्चे को पकड़कर उससे ड्रग सप्लाई करवा सकें। पर जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था और वहां पर रशियंस मेरा इंतजार कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा और मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ पाया। इस बात को सुनने के बाद पहले तो क्लेयर को इसका भरोसा नहीं हो रहा होता है पर तभी मैट को कुछ आवाजें आती हैं और ये बताता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आने वाला है जो कि अभी 3rd फ्लोर तक पहुंचा है।
अब इस बात को सुनने के बाद क्लेयर पहले इस बात पर भरोसा नहीं करती, पर जब ये बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सच में एक पुलिस ऑफिसर था और अब इसी वजह से इसे मैट की सभी बातों पर भरोसा हो जाता है। ये इससे बोलती है कि चलो ये बात तो सही है कि तुम बहुत दूर की चीजों को भी सुन सकते हो, पर तुम ब्लाइंड हो तो तुम लड़ कैसे सकते हो और तुम्हें बस पिटना ही आता है। इस बात को सुनने के बाद ये कहता है कि ये सब मैंने अपने फादर से सीखा है। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मैट के पापा मैट के साथ बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर दो जने आते हैं और जैक को अपने साथ साइड में लेकर जाते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें आज में होने वाले मैच में हारना होगा। पहले तो जैक इस चीज के लिए नहीं मान रहा होता। जब ये दो लोग इससे कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मैट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये बात सुनने के बाद जैक इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग क्लेयर को उसी पुलिस वाले से बात करते हुए देख पाते हैं जो कि ऊपर आ रहा था। तब वो पुलिस वाला इससे कहता है कि क्या यहाँ पर कोई आदमी आया है। दरअसल यहाँ पर कुछ ही दूरी पे एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर से भागकर एक आदमी यहाँ पर आ गया है। इस पर क्लेयर ऐसे प्रिटेंड करती है कि इसे कुछ भी ना पता हो, पर ये काफी ज्यादा घबरा गई थी, तो इसी वजह से उस पुलिस वाले को इसके ऊपर शक हो जाता है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से जाने लगता है। पर जब क्लेयर अंदर आती है तो मैट इसे सब बता देता है कि उस पुलिस वाले को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसी वजह से अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। तब मैट बाहर आ जाता है और क्लेयर को भी बाहर बुला लेता है। क्योंकि मैट को उस पुलिस वाले को रोकना था, तो इसी वजह से ये एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पुलिस वाले के सर पर दे मारता है, जिस वजह से वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्लेयर से बोलता है कि अब तुम्हें सटीनो की मदद से उस डिटेक्टिव को छत पर लेकर आना है। इस पर क्लेयर इससे पूछती है कि आखिरकार हम उसे छत पर लेकर क्यों जाएं। जवाब में मैट उसे बोलता है कि ताकि उसकी चीखें कोई और ना सुन सके। ये बात क्लेयर को थोड़ी डरावनी लगती है, पर ये अभी मैट को कुछ भी नहीं कहती। आगे हम लोग कैरन और फॉगी को एक बार में देख पाते हैं, जहाँ पर कैरन फॉगी को बताती है कि अच्छा हुआ जो तुम मुझे बाहर लेकर आ गए, क्योंकि घर पर बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा ही पैनिक करने लगती हूँ। मुझे अभी भी कारपेट पर डैनी का खून दिखता है, जिस वजह से मुझे रातों में नींद नहीं आती। और साथ ही ये उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी बताती है कि जब ये अपने घर में पेन ड्राइव लेने गई थी तो वहाँ पर किसी काले मास्क वाले आदमी ने इसकी जान बचाई। इस बात को सुनने के बाद फॉगी इससे बोलता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसी वजह से तुम्हें कुछ भी कर अपनी लाइफ को जीना नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बात को सुनने के बाद कैरन थोड़ा हंसती है और इसके साथ एंजॉय करने में लग जाती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि क्लेयर से मैट पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों करी, जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो और शायद मैं एक क्रिमिनल भी हो सकता था। जवाब में क्लेयर से बोलती है कि मैंने काफी सारे लोगों का इलाज करा है जिनको किसी काले मास्क पहने हुए आदमी ने मारा था, पर बाद में जब मुझे पता चला कि उस आदमी ने उन लोगों को ही मारा है जो कि क्रिमिनल है, तो मुझे ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो आदमी कुछ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ बुरे लोगों को सजा दे रहा है। और मैं तुमसे बहुत पहले से मिलना चाहती थी और अब मुझे जब मौका मिला है तो मैं उसे कैसे गवाती। तब क्लेयर इससे बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी इतनी ज्यादा चोटें लगती हैं, पर तुम एक दिन का भी रेस्ट नहीं करते। इस पर मैट इसे बोलता है कि मेरा नाम मैथ्यू मर्डॉक है और मर्डॉक कभी भी हार नहीं मानते। वो अगर गिर भी जाते हैं तो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैक उसी मैच में जाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कि वो हारने वाला है। पर यहाँ पर मैट इसे बार बार बोल रहा होता है कि हम मर्डॉक हैं और हमें कैसी भी परिस्थिति में दोबारा खड़े होना होता है, हम कभी भी हार नहीं मान सकते। बात सुनने के बाद जैक समझ जाता है कि मैथ्यू ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी कि वो इस मैच में हारने वाला है, और जैक ये भी जानता था कि अगर वो किसी भी मैच में हारता है तो मैथ्यू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी वजह से ये सोच लेता है कि ये आज के मैच में नहीं हारेगा, भले ही कुछ भी क्यों ना हो। इसी वजह से ये सबसे पहले पीसीओ पर जाकर अपने एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे आए वो सभी पैसे मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इसके बाद ये कॉल काट कर एक और बंदे को कॉल करता है और कहता है कि आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ और अगर उस काम में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो एक बहुत अच्छा लड़का है तो वो तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। इतना बोलने के बाद ये कॉल काट देता है और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम लोग फॉगी और कैरन को देख पाते हैं जो कि साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि अब वो डिटेक्टिव होश में आ गया था जिसे कि मैट ने बेहोश करा था। अब इसके होश में आते ही मैट इसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन्हीं लोगों के लिए काम करते हो, तो इसी वजह से मुझे शांति से बता दो कि तुमने उस बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। इस पर पहले तो वो पुलिस वाला इसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर बाद में जब इसे मैट मारना पीटना चालू
पड़ता है तो वो थोड़ा सा मुंह खोलता है, लेकिन वो अभी भी उस बच्चे की सही लोकेशन नहीं बता रहा था। ये सब देखने के बाद क्लेयर यहाँ पर आती है, जिसने खुद भी मास्क पहना हुआ था। अब ये मैट को ह्यूमन बॉडी का एक बहुत वीक पॉइंट बताती है और कहती है कि अगर तुम इस पुलिस वाले के वहां पर वार करोगे तो इसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। बात सुनने के बाद पुलिस वाला काफी ज्यादा घबरा गया था और अब मैट उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी ये पुलिस वाला इसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उस जगह के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि उन लोगों के पास मेरे जैसे और भी काफी सारे जने हैं जो कि तुम लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे। ये बात को सुनने के बाद मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब ये पुलिस वाले से उस बच्चे की लोकेशन का पता करने के बाद इसका कॉलर पकड़ लेता है। कहता है कि अगर तुम्हें वो लोग कभी मिले तो उनसे एक बार कह देना कि उनके जैसे कितने भी लोग क्यों ना हो, मैं उन सभी लोगों का वही हाल करूंगा जो अब मैं तुम्हारा करने जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद मैट उस पुलिस वाले को बिल्डिंग से नीचे डस्टबिन में फेंक देता है। ये सब देखकर क्लियर काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो पुलिस वाला जिंदा है भी या नहीं। तब मैट उसकी सांसें सुनकर बताता है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन अब वो उस जगह पर है जिसमें मैं थोड़ी देर पहले पड़ा हुआ था। साथ ही ये क्लियर से ये भी बोलता है कि अब तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे और अगर मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से क्लियर डिसाइड करती है कि ये अपनी दोस्त के घर पर जाकर रहेगी। तब मैट इससे इसकी दोस्त का एड्रेस ले लेता है ताकि अगर इसे कभी क्लियर से मिलना हो तो ये वहाँ पर जा सके। अब यहाँ से मैट भी उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो बच्चा था। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैक अब उस मैच में पहुंच गया है जिसमें कि इसे हारना है, पर क्योंकि मैट की बातों ने इसके दिल को छू लिया था तो इसी वजह से ये मैट को खुश करने के लिए उस मैच को जीत जाता है और साथ ही उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारता है जो कि इसका ओपोनेंट था। पर क्योंकि ये जानता था कि इसने बहुत ज्यादा बड़े लोगों से पंगा ले लिया है तो इसी वजह से ये जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। अब वहीं हम लोग देख पाते हैं कि मैट को ये सब पता चल गया था कि इसके डैड जीत गए हैं, तो इसी वजह से ये खुश होकर उनका इंतजार करने लगता है। पर काफी देर होने के बाद भी वो घर पर नहीं आते और यही सब देखते हुए मैट काफी देर बाद घर से बाहर निकल जाता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर इसे रास्ते में काफी सारे पुलिस वाले दिखते हैं जिन्होंने एक डेड बॉडी को घेरा हुआ था। तब मैट उस डेड बॉडी के पास जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि ये इसके फादर की ही डेड बॉडी है और इन्हें उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने इससे हारने के लिए कहा था। ये सब देखते हुए मैट काफी ज्यादा रोने लगता है और इसकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब ये क्या करे। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम वहाँ पर उस बच्चे को देख पाते हैं जिसके पास एक रशियन खाना लेकर जाता है, पर वो बच्चा अभी भी अपने फादर के पास जाने की जिद कर रहा था और इसी जिद के पीछे वो खाना फेंक देता है। ये देखते हुए रशियन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और जाकर अपने साथियों के साथ बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर हमारा मास्क वाला हीरो भी पहुंच गया था, जो कि रशियंस को देखते ही इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारता पीटता हुआ इधर उधर फेंकने लगता है। पर ये लोग भी कम नहीं थे, ये भी हमारे हीरो को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। पर एट द एंड किसी न किसी तरह मैट इन सभी लोगों को मारता पीटता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब इस बात को सुनते ही वो बच्चा इसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और इसकी गोद में चढ़ जाता है। तब मैट भी इसे बड़े प्यार से गोद में उठाता हुआ बाहर लेकर आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत एक बॉलिंग एली से होती है, जहां पर हम एक प्रोहास्का नाम के आदमी को बॉलिंग करते हुए देख पाते हैं। तभी यहाँ पर एक हीली नाम का व्यक्ति आता है जो कि इसके साथ खेलने के लिए इससे पूछता है, पर प्रोहास्का इसका मजाक बनाते हुए इसे मना कर देता है और साथ ही इसे बहुत जली कटी भी सुनाता है। ये सब देखते हुए हीली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रोहास्का के सभी गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है और अब उन सबको जान से मारने के बाद ये प्रोहास्का की तरफ बढ़ता है और उसको भी मारने पीटने लगता है। तब इस बंदे के मूव से हम लोग समझ पाते हैं कि या तो ये कोई एजेंट है या फिर एक बहुत खतरनाक असैसियन। अब प्रोहास्का की मौत के साथ ये कहानी पास्ट में 36 घंटे पहले जाती है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि हीली ने एक तुर्क नाम के व्यक्ति से एक गन खरीदी थी। अब जब ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है तो हम लोग देख पाते हैं कि हीली उसी गन को एक पिनबॉल गेम के नीचे छुपा देता है और इतने में ही यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जिनके सामने हीली सरेंडर करता हुआ वकीलों की मांग करता है। अब अगले दिन हम लोग मैट को देख पाते हैं जो कि चर्च के फादर के साथ बैठा हुआ था और वो चर्च के फादर इसे जैक मर्डॉक के बेटे के रूप में पहचानते थे। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि मैट यहाँ पर काफी सारी चीजें कबूल करना चाहता है,
पर उसके हिसाब से अभी ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। और इनकी थोड़ी सी बातों के बाद मैट यहाँ से चला जाता है। आगे हम लोग एक बेन नाम के पत्रकार को देख पाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन के साथ कहीं पर खड़ा था। यहाँ पर ये बिजनेसमैन बेन को बता रहा होता है कि इस सिटी में एक आदमी आ गया है जो कि सभी बुरे बिजनेसमैन को मार रहा है, पर वो शहर को बचाने के लिए सब नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो शहर पर अपना दबदबा बना सके। और इस वजह से यहाँ से सारे बिजनेसमैन भाग रहे हैं। तब बेन इससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसके खिलाफ मुझे गवाही दिलवा दो और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दूंगा। जवाब में वो बिजनेसमैन इसे साफ मना कर देता है और ये भी कहता है कि तुम भी इस केस के पीछे मत जाओ, वरना खामा में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतना बोलकर ये बिजनेसमैन यहाँ से निकल जाता है। वहीं जब मैथ्यू अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि कैरन और फॉगी आपस में बातें कर रहे हैं और अब ये तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेम्स पहुंच जाता है। ये वही जेम्स है जिसको हमने पहले के एपिसोड्स में देखा है। यहाँ पर जेम्स चाहता था कि फॉगी और मैट दोनों मिलकर हीली के केस को लड़ें। इसके लिए ये इन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट भी ऑफर करता है, पर इतने बड़े अमाउंट को देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि या तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, तो इसी वजह से ये केस को लेने से मना कर रहा होता है। तब फॉगी से बोलता है कि अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम देख पाते कि इसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कितना कितना ज्यादा बड़ा है। तब जेम्स इनसे बोलता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम सोच लो और मुझे शाम तक बता देना कि आखिरकार तुम इस केस को ले रहे हो या फिर नहीं। इतना बोलकर जेम्स यहाँ से चला जाता है। तब फॉगी मैट को कन्विंस करने लगता है कि वो इस केस को ले लेते हैं। तब मैट इससे बोलता है कि ठीक है, तुम एक बार हीली से जाकर बात करो और मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इस केस को लेना है या फिर नहीं। इतना बोलकर मैट यहाँ से जेम्स के पीछे चला जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिरकार जेम्स यहाँ पर क्यों आया था। अब ये काफी देर तक जेम्स का पीछा करता है, पर जब एक बार जेम्स अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है तो मैट भी उसका पीछा करना छोड़ देता है। और वहीं हम लोग फॉगी को देख पाते हैं जो कि हीली के पास आकर इससे बातें कर रहा था। तब फॉगी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने उन लोगों को क्यों मारा। जवाब में वो इसे बताता है कि मैंने ऐसा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करा, पर क्योंकि उसके बात करने के तरीके से फॉगी समझ गया था कि ये झूठ बोल रहा है, तो इसी वजह से ये भी इस केस को लेने से मना कर देता है। यहाँ पर मैट पहुंच गया था जो कि इस केस को लेना चाहता था, और अब क्योंकि मैट इस केस को लेना चाहता था तो फॉगी भी मना नहीं कर सकता था। और अब ये दोनों मिलकर हीली से बातें करने लगते हैं। वहीं हम लोग बेन को देखते हैं जिसके कैबिन में इसका एडिटर आकर इससे पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज पर काम कर रहे हो। तब बेन इसे उस बंदे के बारे में बताता है जो कि इस सिटी पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन उस चीज के बारे में सुनकर एडिटर इसे बोलता है कि तुम्हें उस चीज पर काम नहीं करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को वो बंदा यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ करे। तब बेन इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर एडिटर इसकी बात को ना मानता हुआ यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग फॉग और मैट को देख पाते हैं जो कि अभी भी उस बंदे से बात करे जा रहे थे। अब मैट हीली से जानना चाहता था कि आखिरकार ये ऐसा क्या काम करता है जो कि जेम्स की कंपनी इसे छुड़ाने के लिए लाखों डॉलर देने को तैयार है, पर हीली इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा होता। इसी वजह से मैट इसके ऊपर दबाव बनाने लगता है। ये सब देखते हुए फॉगी इसे साइड में ले जाता है और कहता है कि हम किसी के ऊपर भी दबाव नहीं बना सकते, तो इसी वजह से हमें बस उतना काम करना चाहिए जो कि हमें दिया गया है। दूसरी तरफ हम लोग जेम्स को देख पाते हैं जो कि उसी पिनबॉल गेम के पास आया हुआ था जिसमें पिछली रात हीली ने उस गन को छुपाया था, और अब ये बड़ी सफाई से उस गन को निकालकर अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब आगे जब मैट और फॉगी अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि ये इस बार में पहले कैरन की राय ले लेते हैं। कैरन यहाँ पर नहीं थी, दरअसल वो यूनियन अलाइड के ऑफिस में गई हुई थी जहाँ पर इसका बॉस इसे बोल रहा था कि जो भी फाइल इसने यहाँ से प्राप्त करी है और इसके साथ जो भी यहाँ पर हुआ है वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताएगी, बदले में इसे ये लोग काफी ज्यादा पैसे देंगे। पहले तो कैरन इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, पर बाद में ये कुछ सोचने लगती है और ये सीन कट होकर बेन पर आता है जहाँ पर ये एक हॉस्पिटल में एक नर्स से बहसबाजी कर रहा था। दरअसल इसकी पत्नी यहाँ पर काफी टाइम से भर्ती थी, पर इसके पास अब उतने पैसे नहीं बचे थे कि ये इस हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सके, तो इसी वजह से इसे बार बार पैसे सबमिट करने के लिए बोला जा रहा होता है। तब ये नर्स से कुछ दिनों की मोहलत और मांगता है। पहले तो नर्स इस चीज के लिए नहीं मान रही होती, पर बाद में वो इसकी हालत देखकर बोलती है कि ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक और संभाल सकती हूँ, पर अगर 5 दिन के अंदर तुमने बिल पे नहीं करा तो तुम्हारी बीवी के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तब बेन इसका शुक्रिया करता हुआ अपने बीवी के रूम में चला जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इसकी बीवी काफी ज्यादा बीमार है और सो रही है।
अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि हीली के केस की सुनवाई है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को बैठाया हुआ है जो कि सिचुएशन को जानने के बाद अपना अपना मत देंगे कि हीली ने सही काम करा है या फिर नहीं, और उसी की बुनियाद पर उसे बेल या तो फिर सजा मिलेगी। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जो भी अपना मत देने वाली थी और उसका मत आखिरी मत होने वाला था, तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थी। पर उस औरत के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज थी, तो इसी वजह से मैट समझ जाता है कि उस औरत को डरा कर यहाँ पर बैठाया गया है। और अब जब ये औरत रात में अपने घर वापस जा रही होती है तभी इसके पास से एक आदमी आता है जो कि इसे धमकाते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें हीली के बचाव में ही वोट देना होगा। इस बात को सुनते हुए वो औरत रोने लगती है और कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे उसके बचाव में ही वोट देना है, पर तुम प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना। उस औरत को धमकाने के बाद जब वो बंदा यहाँ से जाने लगता है तभी यहाँ पर हमारा हीरो टोपा पहनकर पहुंच जाता है, जो कि इस बंदे को मारता पीटता हुआ इससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है। जवाब में वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं जानता, मेरे अकाउंट में बस बहुत सारे पैसे आए थे और बोला गया था कि इस औरत को धमकाना है। और अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि मैट कोर्ट में अपील करता है कि उस सदस्य को बदल दिया जाए जो कि आखिरी मत देने वाला है। इस बात को जानने के बाद हमारा अंधा कानून यहाँ पर इस बंदे के हाथ पैर तोड़कर चला जाता है और अब इसकी अपील को कोर्ट में भी स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद ये एक बहुत शानदार स्पीच देता है और लोगों को लगने लगता है कि हीली सही है। तो इसी वजह से सभी लोग उसके पक्ष में ही वोट करते हैं और अब हीली को आजाद कर दिया जाता है। वहीं हम लोग जेम्स को देख पाते हैं जिसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था जो कि विल्सन फिक्स नाम के आदमी से मिलना चाहता था, पर क्योंकि विल्सन बहुत ज्यादा बिजी पर्सन था तो इसी वजह से वो अभी उससे नहीं मिल सकता था। और इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि जेम्स का बॉस ही विल्सन फिस्क है। वहीं हम लोग कैरन को देख पाते हैं जो कि डैनी की विधवा पत्नी से मिलने आई हुई थी, क्योंकि इसे अभी भी काफी ज्यादा दुख था कि इसकी वजह से डैनी की जान गई। वहाँ पर सबसे पहले ये उससे जाकर माफी मांगती है और उसे सब बताती है कि कैसे यूनियन अलाइड चाहता है कि वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर दे, जिसके बाद वो फाइल कभी भी लीक नहीं होगी जो कि इसे वहां से मिली थी। तब डैनी की बीवी इसे बताती है कि मुझे भी सेम एग्रीमेंट उन लोगों ने दिया था और मैंने उस पर साइन कर दिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आगे चलकर वो लोग मेरे बच्चों को भी कुछ करें। इस बात को सुनने के बाद कैरन कुछ सोचने लगती है और अब ये सीधा यहाँ से बेन के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें यूनियन अलाइड के बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें उनके बारे में सब सच छापना होगा। इस पर बेन हाँ बोलता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि क्योंकि हीली को फ्री कर दिया था तो वो यहाँ से कहीं पर जाने लगता है कि तभी यहाँ पर हमारा अंधा कानून पहुंचकर इसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है। दरअसल मैट ने इसे फ्री करवाया ही था ताकि वो जान सके कि आखिरकार इसका बॉस कौन है, क्योंकि ये तो जान ही गया था कि हीली बहुत बेकार बंदा है, तो इसी वजह से ये इसको बहुत बुरी तरह से मारता पीटता हुआ इसके बॉस के बारे में इससे पूछने लगता है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें कि कभी हमारा अंधा कानून तो कभी हीली एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान एक सीन ऐसा भी आता है जिसमें कि ये हमारे अंधे कानून की जान लेने ही वाला था, पर हमारा हीरो उल्टा इसी के ऊपर हमला कर देता है और आखिरकार हीली इसे बता ही देता है कि ये सारे काम इससे विल्सन फिस्क ही करवा रहा था। और अब क्योंकि हीली जान गया था कि विल्सन का नाम इसने बता दिया है तो विल्सन इसको नहीं छोड़ेगा, तो इसी वजह से ये अपनी जान खुद ही ले लेता है। ये सब देखकर हमारा टोपे वाला हीरो खुद भी घबरा गया था क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान है जिसका इतना ज्यादा खौफ है। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग विल्सन को देख पाते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी में खड़ा हुआ था। तब वहाँ पर ये एक ऐसी पेंटिंग को पसंद करता है जिसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था और यहाँ पर हम इसकी हरकतों को देखकर समझ पाते हैं कि ये थोड़ा साइको टाइप का है और यही इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक जेल में देख पाते हैं जहां दो भाइयों को बंदी बनाकर रखा हुआ था और उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। तब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये दोनों आज यहाँ से भागने वाले हैं और इन्होंने पहले से ही डिसाइड करा हुआ है कि अगर ये यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं तो ये दोनों न्यूयॉर्क में जाकर रहेंगे। अब यहाँ से सीन कट होकर 8 साल आगे आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि इन दोनों में से एक भाई भाग रहा है। तभी इसकी गाड़ी के ऊपर एक आदमी की डेड बॉडी आकर गिरती है, पर ये किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि इनके घर में मैट अपनी सुपर कॉस्ट्यूम में घुस गया था क्योंकि ये वहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे थे।
अब अगले सीन में हम मैट को क्लेयर के पास देखते हैं, जहाँ पर क्लेयर मैट के घर पर इसके टाँके लगाती हुई इससे बात कर रही थी। यहाँ पर ये इससे बोलती है कि शायद तुम्हें अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनवा लेना चाहिए ताकि इससे बॉडी पर ज्यादा निशान ना आए, पर क्योंकि मैट को लगता था कि उस चीज की वजह से इसकी स्पीड में कमी आएगी तो ये मना कर देता है। अब मैट इसे एक फोन देता हुआ कहता है कि अगली बार बिना बताए मत आना और आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेना। अब जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो ये इससे विल्सन फिस्क के बारे में पूछता है, जिसके बारे में इसे पिछले एपिसोड में पता चला। क्लेयर ने ये नाम पहली बार सुना था तो इसी वजह से इसे कुछ पता नहीं होता। अब अगले दिन हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि जेम्स से बातें करते हुए इसे अपनी पिछली रात के बारे में सब बता रहे थे, पर जेम्स को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली रात इनके साथ क्या हुआ था, और ये बस इनसे ये कहता है कि तुम्हें विल्सन के लिए ईमानदारी से काम करते रहना होगा। पर तब इनमें से एक भाई बोलता है कि वो काले मास्क वाला आदमी विल्सन को ही ढूंढ रहा था। इस पर जेम्स बोलता है कि तब तो तुम्हें उसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो कि बॉस तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। ना बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। अब इसके जाने के बाद ये दोनों भाई उस काले मास्क वाले आदमी को ढूंढने के लिए अपने दोस्त से मिलने का फैसला करते हैं। वहीं हम लोग कैरन को बैन के साथ एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देख पाते हैं। अब इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कैरन इसे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बता रही थी जब काले मास्क पहने आदमी ने इसकी जान बचाई थी। और बैन को ये एक कहानी लगती है, इसी वजह से ये आगे इसकी कहानी सुनने से मना कर देता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि वो रशियंस एक आदमी से मिलने गए हुए हैं, और ये वही आदमी है जिसको अभी कुछ समय पहले के एपिसोड में मैट और क्लेयर ने छत से नीचे फेंका था। ये बंदा उस दिन के बाद से कोमा में चला गया था, पर रशियंस के पास एक ऐसा इंजेक्शन था जिसकी मदद से ये कुछ ही देर में इसे होश में ला देते हैं। तब ये बंदा इन्हें क्लेयर टेम्पल का नाम बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि शायद वो काले मास्क वाला आदमी भी वहीं पर ही मिलेगा। अब ये सब जानने के बाद ये रशियंस इसका शुक्रिया करते हुए यहाँ से चले जाते हैं, और आगे के सीन में हम लोग विल्सन और जेम्स को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर विल्सन काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि इसका नाम अब बाहर आ गया था। अब ये जेम्स से बोलता है कि अगर वो रशियंस उसे काबू में नहीं कर सकते तो हमें जल्दी से जल्दी ही कोई नया पैतरा अपनाना होगा। इतना बोलकर ये यहाँ से एक आर्ट गैलरी में चला जाता है, जहाँ पर इसे वही औरत मिलती है जिसके सामने की इसने पहले की पेंटिंग खरीदी थी। साथ ही विल्सन वेनेसा का शुक्रिया करता हुआ इससे साथ डिनर पर चलने को भी पूछता है, जहाँ पर कुछ लोग घुस गए थे और ये इसको अपने साथ किडनैप कर ले जाना चाहते थे। तब क्लियर मैट को कॉल करती है जो कि फॉगी के साथ था, पर वो रशियन सभी भी इसे किडनैप करने में लगे हुए थे। और अब जब मैट उसकी चीखों को सुनता है तो वो तुरंत भागता हुआ उसके घर की तरफ जाने लगता है, पर इसे वहां पर पहुंचने में काफी देर हो जाती है और वो रशियन अपनी गाड़ी में क्लियर को लेकर निकल जाते हैं। तब मैट उनका काफी देर तक पीछा करता रहता है, पर आखिरी में ये किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा शोर शराबा था। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैट देख नहीं सकता और वो गाड़ी की आवाज सुनकर उनका पीछा कर रहा था, तो ये यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और क्लियर के साथ साथ वो रशियंस भी इसके हाथ से निकल जाते हैं। और अब क्योंकि इस बात पर मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो वो तुरंत ही क्लियर के अपार्टमेंट में वापस से जाता है, जहाँ पर इसे सटीनो मिलता है जो कि रो रहा था। और तब सटीनो इन्हें बताता है कि वो लोग पहले इसके पास ही आए थे और उन लोगों ने इसे बहुत मारा पीटा, जिसके बाद सटीनो ने ही उन्हें क्लियर की जानकारी दी थी। पर क्योंकि इस टाइम सटीनो की कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी, तो मैट उसे सबसे पहले शांत करवाता है और इससे बाकी की जानकारी लेने लगता है। तब इसे पता चलता है कि वो गाड़ियां वेंसी कंपनी की थी। ये बात जानकर मैट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब सीन कैरन और बेन पर आता है जो कि एक नीलामी में बैठे हुए थे। अब बेन कैरन से छुपकर बात करते हुए इन्हें यूनियन एलाइड के कंप्यूटर पर बोली लगाने को कहता है। इस पर कैरन भी हाँ बोलती है और सीन विल्सन और वेनेसा पर आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। और इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ वो रशियन ब्रदर्स क्लेयर को मार पीट कर मैट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, पर क्लेयर इन्हें कुछ भी नहीं बताने वाली थी, तो इसीलिए ये बहुत देर तक इन भाइयों से मार खाती रहती है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ पर मैट पहुँच गया है। तो अब इसी वजह से ये हंसते हुए बोलने लगती है कि अब जाओ, जो भी तुम्हें जानना हो उससे खुद ही पूछ। तभी यहाँ पर हमारा अंधा कानून अपने टोपे वाली ड्रेस में पहुंचकर सभी लोगों को मारने पीटने लगता है, जो कि एक बहुत ज्यादा ही बेहतरीन फाइट सीन है। अब थोड़ी ही देर में ये यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है और क्योंकि क्लेयर ने इसके पीछे काफी ज्यादा मार खाई थी, तो अब मैट इसे सबसे पहले हक करता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि कैरन ने कंप्यूटर पर बोली लगाई थी, तो वो उन्हें जीत जाती है।
तब बेन और कैरन इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि अब इन्हें उन कंप्यूटर में से फाइल्स कैसे निकालनी है, और ताकि कैरन की जान को आगे कोई भी खतरा ना हो तो बेन इसे बोलता है कि तुम उस एग्रीमेंट पर जाकर साइन कर दो। जवाब में कैरन मना करते हुए कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो फाइल को लीक नहीं कर पाएगी। इस पर बेन बोलता है कि भूलो मत, अब मैं भी कंप्यूटर का 50% का मालिक हूँ और अगर तुम वो काम नहीं कर सकती तो मैं वो काम करूँगा। ये बात जानने के बाद कैरन इसकी बात मानती है। दूसरी तरफ जब रशियन ब्रदर को पता चलता है कि टैक्सी कंपनी में से क्लेयर को छुड़ा लिया गया है तो ये गुस्से में सीधा विल्सन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि अभी भी वेनेसा के साथ रेस्टोरेंट में डेट पर था। और जब वेनेसा को ये पता चलता है कि विल्सन ऐसे लोगों के साथ रहता है तो ये यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि ये किसी भी गैंगस्टर से किसी भी तरह के संबंध रखे। तब विल्सन जेम्स से कहता है कि रशियन ब्रदर को गाड़ी में बिठाओ, और साथ ही ये रशियन ब्रदर से कहता है कि ये अभी आकर थोड़ी ही देर में इससे बात करेगा। इतना बोलकर ये वेनेसा के पीछे इसके अपार्टमेंट तक जाने लगता है, पर वेनेसा इसे बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती क्योंकि तुमने मुझसे बहुत सी चीजें छुपाई हैं। इस बात को सुनने के बाद विल्सन काफी ज्यादा उदास हो गया था और इसी वजह से ये रोते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि फॉगी के ऑफिस में जब वो सारे कंप्यूटर आते हैं तो कैरन इससे झूठ बोल देती है। उसे कुछ सामान सस्ते में मिल रहा था तो इसी वजह से उसने उसे ऑफिस के एड्रेस पर मंगाया है। फॉगी को इसकी बात पर भरोसा हो जाता है। वहीं मैट क्लेयर को अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करते हुए उसको सॉरी बोलता है, पर क्लेयर मैट से जरा भी नाराज नहीं थी। इस बात को जानने के बाद मैट इसे अपने बारे में और भी चीजें बताता है और अब सीन वहां पर आता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि गाड़ी में जेम्स और रशियन भाई बैठे हुए हैं। तब जेम्स इसे एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि बॉस यहाँ पर आकर तुमसे बाहर बात करेंगे, इसीलिए रशियन भी नीचे उतर जाता है। तब विल्सन गुस्से में इसके ऊपर हमला करने लगता है और वो रशियन जिसका नाम एनाटोली था वो भी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि विल्सन बहुत ज़्यादा ताकतवर था तो इसी वजह से ये इसे बहुत बुरी तरह मारता है और वो आखिरी में इसके सर को गाड़ी के गेट पर रखकर जोर जोर से पीटता है, जिस वजह से एनाटोली का सर थोड़ी ही देर में धड़ से अलग हो गया था। तब जेम्स बाहर आता है और विल्सन को हैंकी देते हुए ब्लड साफ करने को बोलता है और इससे पूछने लगता है कि सर अब बताइए अब हमें क्या करना है। तब विल्सन इसे बोलता है कि इसके बड़े भाई वेल्डरमिर के पास इसकी बॉडी भेज दो और उससे भी लड़ाई शुरू कर दो। इतना बोलने के बाद विल्सन यहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अपने उन जख्मों को देख रही थी जो कि इसके पिछले एपिसोड में आए थे। अब जब ये बाहर जाती है तो हमें पता चलता है कि ये अभी भी मैट के ही घर में है। तब मैट इससे बातें करते हुए इसे बताता है कि अब ये विल्सन फिस्क के पीछे जाने वाला है, क्योंकि इसे उसकी खबर एक रशियन असैसिन से मिली है और विल्सन जरूर तो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। इस पर क्लेयर भी इसकी मदद करने को बोलती है। और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए तब मैट इसे किस भी करता है और इसके बाद यहाँ से अपने काम पर चला जाता है। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो कि वेल्डरमिर के पास जाता है और अब ये सबसे पहले तो ये इसके भाई के बारे में पूछता है और इसे अभी ये नहीं पता था कि विल्सन ने एनाटोली को मार दिया है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वेल्डरमिर से बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि एनाटोली कहाँ पर है, और इसके बाद एनाटोली की बॉडी को जिसकी मुंडी कटी हुई थी उसे रूम में लाया जाता है, पर जेम्स उस पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो खुद भी सदमे में चला गया हो। अब जब वेल्डरमिर एनाटोली की बॉडी को देखता है तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब जब ये इसकी पॉकेट चेक करता है तो इसमें इसे एक काला रुमाल मिलता है, जिसे देखकर जेम्स बोलता है कि हो ना हो ये शायद उस ब्लैक मास्क वाले आदमी का ही काम है। और अब हम समझ पाते हैं कि विल्सन और जेम्स का असली प्लान क्या है। वो चाहते हैं कि वेल्डरमिर जल्दी से जल्दी उस काले मास्क वाले आदमी को ढूंढे और इनका प्लान कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि वेल्डरमिर ने सभी लोगों को बोल दिया था कि तुम्हें अपने सभी काम छोड़कर अब उस काले मास्क वाले आदमी को ढूंढना होगा। वहीं हम विल्सन की गाड़ी को धुलते देख पाते हैं, इससे उसने एनाटोली को मारा था। तभी दूसरी गाड़ी से यहाँ विल्सन और जेम्स पहुँचते हैं और बाकी सभी लोगों से बातें करने लगते हैं, जिसमें गाओ और 2 जने और शामिल थे। पर जैसे ही गाओ को ये पता चलता है कि विल्सन ने एनाटोली को मारा है तो ये गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो दोनों ही गाओ से सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदा करते थे। तब विल्सन बोलता है कि अब ये वेल्डरमिर को भी मारकर उसकी जगह ले लेगा, जिससे ये उसकी पावर हाथ में लेकर बाकी सबका फायदा करवाएगा। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग मान जाते हैं और अब जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो विल्सन गाओ को रोककर इससे एक मदद मांगता है।
और सीन कट होकर एक टैक्सी पर आता है जो कि उन्हीं रशियंस की थी और उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो कि ब्लाइंड था और गांव का खबरी भी। तभी यहाँ पर मैट पहुंच जाता है जिसने कि अपना काला सूट पहना हुआ था और ये यहाँ पर सभी लोगों को मारता पीटता हुआ विल्सन के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। अब एक आदमी को मारने के बाद इसे पता चलता है कि एनाटोली की भी मौत हो गई है और वेल्डरमिर अब इसके पीछे है। और इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है जिस वजह से मैट को यहाँ से भागना पड़ता है और तब पुलिस भी उस आदमी को पकड़ लेती है जिसे अभी मैट मार रहा था। तो अगले दिन फॉगी, मैट और कैरन जब ऑफिस में होते हैं तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसको ब्रेट की मॉम ने भेजा था और ब्रेट वही पुलिस वाला था जिसकी फॉगी ने मदद करके उससे कैरन के केस के बारे में पता करा था। अब ये औरत इन्हें बताती है कि इसके अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने हमला करा है क्योंकि इनके अपार्टमेंट का मालिक इन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकालना चाहता है और इसीलिए ये यहाँ मदद मांगने आई हुई है। इस बात को सुनकर फॉगी और कैरन टुली जो कि अपार्टमेंट का मालिक था उसकी कंपनी में जाते हैं जहां इन्हें फॉगी की एक्स गर्लफ्रेंड भी मिलती है जो कि टुली की वकील थी। अब इसीलिए ये सारे आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम लोग मैट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आया था और वो ब्रेट से बातें करता हुआ बहाने से उस रशियन बंदे की बातें सुन रहा होता है जो कि पुलिस स्टेशन के कब्जे में था। तब ये पुलिस वालों से छूटने के पीछे इन्हें विल्सन के बारे में बताना शुरू कर देता है और जैसे ही ये उसका नाम लेता है तो पुलिस वाले उसका नाम सुनते ही वो नाटक करने लगते हैं कि रशियन इनकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए ये शूट कर इसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका नाम नहीं लेना था क्योंकि उसका नाम कोई नहीं लेता। कसम से इस डायलॉग को सुनने के बाद मुझे हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट की याद आ गई। पर कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये सारी बातें मैट ने भी सुन ली थी और इसी वजह से ये समझ जाता है कि कुछ पुलिस वाले भी विल्सन के साथ मिले हुए हैं। अब हम विल्सन और जेम्स को देखते हैं जो कि सभी रशियन को खत्म करने के बारे में प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ कैरन और फॉगी उसी औरत के अपार्टमेंट में आए हुए थे ताकि वो उससे बात कर सकें। अब जब वो देखते हैं कि इस अपार्टमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसीलिए वो दोनों मिलकर उनका अपार्टमेंट सही कराने लगते हैं और सीन कट होकर रात में आता है जहां पर मैट अपना काला सूट पहनकर उस पुलिस वाले के पास पहुंचता है जिसने रशियन को मारा था। मैट इसे मारता पीटता हुआ विल्सन के बारे में पूछने लगता है पर इस पुलिस वाले से भी इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता तो इसी वजह से ये इसे बेहोश कर कहीं चला जाता है। यहाँ से हम वेनेसा को देखते हैं जो कि विल्सन के बुलाने पर उसके पास मिलने गई थी। तब विल्सन इसे सॉरी बोलते हुए इससे वादा करता है कि ये अब इससे कुछ भी नहीं छुपाएगा, बस ये इसे एक बार और माफ कर दे। दूसरी तरफ वेल्डरमिर के पास कुछ लोग पहुंचते हैं जो कि इसे बताते हैं कि एनाटोली को किसी और ने नहीं बल्कि खुद विल्सन ने मारा है और वो उस काले मास्क वाले आदमी को जानबूझकर फंसा रहा है। ये बात सुनने के बाद एनाटोली को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो विल्सन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी बताने वाले आदमी को 1 मिलियन का इनाम देने को बोलता है। वहीं हम मैट और क्लियर को देख पाते हैं जिन्हें भी पता चल गया था कि आखिरकार वेल्डरमिर का असली ठिकाना कहां पर है, इसीलिए मैट वहां पर जाने लगता है। पर तब क्लियर इसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैट और ज्यादा खून खराबा करे, पर मैट यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब विल्सन वेनेसा के साथ बैठा होता है तो ये वेनेसा से इसकी गन मांगता है जो कि वेनेसा ने डर के मारे छुपा रखी थी, पर वो उसे बिना डरे इस बार गन दे देती है। तब विल्सन इसे विंडो के पास ले जाता है और बताता है कि आज वो एक बहुत बढ़िया खेल खेलने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मैट भी रशियन के ठिकाने पर नजर रखे हुए था। अभी यहाँ पर गांव का ब्लाइंड खबरी आता है और जब ये अंदर आता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ सभी लोग विल्सन के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो खबरी एक स्विच दबाता है जिससे एक बहुत ज्यादा ही बड़ा धमाका होता है, पर पहले ही वेल्डरमिर सचेत होकर सेफ जगह कूद गया था, इसी वजह से उसकी जान इस धमाके में बच जाती है। वहीं हम देख पाते हैं कि धमाके से मैट भी बेहोश हो गया था और ये धमाका इतना बड़ा था कि कैरन और फॉगी के अपार्टमेंट पर भी इसका असर पड़ा था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब जब वेनेसा उस धमाके को देखती है तो विल्सन इसे बताता है कि अब इसके बाद कोई इसकी ताकत पर शक नहीं करेगा। इस पर वेनेसा भी हाँ में सर हिलाती है। दूसरी तरफ वेल्डरमिर जख्मी हालत में जब यहाँ से अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है तभी यहाँ पर डेयरडेविल की आंख खुल जाती है और अब ये इससे रोकने के चक्कर में इससे लड़ाई करता हुआ इसे मारने पीटने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने क्लियर को किडनैप करा था। और तभी यहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और क्योंकि उन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था तो इसी वजह से इन्हें अपने सर पर हाथ रखने पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में।
तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके आखिरी सीन में हमने देखा था कि मैट अपना काला कॉस्ट्यूम पहनकर वेल्ड्रिमिर को मारने गया है। तभी यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिस वजह से इसे उनके सामने सरेंडर पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है। अब जब पुलिस वाले इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैट इनको मारने पीटने लगता है और कुछ ही देर में ये इन लोगों का भूत बनाकर यहाँ से वेल्ड्रिमिर के साथ फरार हो जाता है। जिसके बाद जब पुलिस वालों की आंख खुलती है तो ये वेल्ड्रिमिर के बचे कुचे साथियों को जान से मारकर बाकी सभी को ये सारी सूचना देते हैं। वहीं हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अभी पता लगाने में लगा हुआ था कि हेल्स किचन में धमाके किसने कराए। तभी से इसके बॉस से सभी धमाके वाली लोकेशन मिल जाती है और इसी वजह से बेन तुरंत यहाँ से वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन और जेम्स को साथ में देखते हैं और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि आखिरकार विल्सन को पता चल गया है कि वो काले मास्क वाला आदमी इसके पीछे क्यों लगा हुआ है, इसीलिए अब ये उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। वहीं हम लोग मैट को देखते हैं जो कि वेल्ड्रिमिर को छुपाकर एक वेयर हाउस में लेकर आया था और तब मैट वेल्ड्रिमिर से पूछने लगता है कि ये फिस्क के बारे में क्या जानता है, पर वेल्ड्रिमिर बहुत ज्यादा ही घायल था, साथ ही उसके गोली भी लगी हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोलता और फालतू की बातें करता रहता है। पर मैट समझ जाता है कि अभी ये कुछ नहीं बताने वाला, इसीलिए तब मैट इसे समझाने लगता है कि विल्सन ने एनाटोली को मारा है और अगर ये उसे उसकी लोकेशन बताएगा तो एनाटोली की जान का बदला लिया जा सकेगा। यहाँ से ये सीन एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ फॉगी, कैरन और बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा घायल हालत में पहुँचते हैं। तब क्लेयर जो कि इन तीनों में से किसी को नहीं जानती थी वो इनका इलाज करने लगती है। तभी से मैट कॉल करता है जिस वजह से ये साइड में चली जाती है। अब ये इससे पूछता है कि आखिरकार उस इंसान की जान कैसे बचाई जाए जिसके गोली लगी हो, साथ ही वो बहुत ज्यादा ही घायल हो। इस पर क्लेयर बताती है कि ये आसान नहीं होता, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारे आसपास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जवाब में मैट इसे लोहे की रॉड, फ्लेयर्स और स्टिक्स बताता है। इस सब को जानने के बाद क्लेयर बताती है कि तुम्हें फ्लेयर से आदमी के घाव को जलाना होगा ताकि सबसे पहले तो ब्लीडिंग बंद हो जाए। ये बात सुनकर मैट भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करने लगता है, पर जलने की वजह से वेल्ड्रिमिर बहुत जोर से चिल्ला रहा था जिससे बाहर तक उसकी आवाज चली जाती है और एक पुलिस वाला उसकी आवाज सुनकर अंदर आने लगता है। तब सबसे पहले तो मैट उस पुलिस वाले को मारकर बंदी बना लेता है और इससे बोलता है कि अपने साथियों को बोलो कि एरिया में सब कुछ सही है, और वो ऑफिसर वॉकी टॉकी में ये बोल देता है कि काले मास्क वाला आदमी यही है। इसी वजह से सभी ऑफिसर बाहर पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि अभी ये ऑफिसर जिसने इनकी लोकेशन का बताया था वो मैट के ही कब्जे में था, तो इसी वजह से ये लोग अंदर नहीं जाते। इतने में ही यहाँ पर बेन भी आ जाता है, जिसके बारे में जब विल्सन को पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आता है, क्योंकि वैसे तो सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर थे और इसी वजह से वो गलत तरीकों से वेल्ड्रिमिर को मरवाने वाला था। पर क्योंकि बेन एक ईमानदार रिपोर्टर था तो इसी वजह से वो अपनी रिपोर्ट्स में सच बता देता। इसीलिए विल्सन दूसरा प्लान बनाने लगता है और अपने सभी रिपोर्टर्स जो कि इसके अंडर थे उन सभी लोगों को उस जगह भेज देता है। दूसरी तरफ मैट वेल्ड्रिमिर से फिर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार विल्सन के बारे में तुम क्या जानते हो, और इस बार वेल्ड्रिमिर बताता है कि विल्सन बहुत कम ही सामने आता है, पर उसका राइट हैंड इनसे मिलता रहता है, साथ ही उसी ने ही इन्हें विल्सन से मिलवाया था। तब मैट और चीजें बताने को बोलता है। जवाब में ये बताता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में और चीजें जाननी है तो तुम्हें शायद उसके अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मैट इससे उस अकाउंटेंट का नाम पूछने की कोशिश करने लगता है, पर वेल्ड्रिमिर नाम की जगह देता है इसे एक बहुत बड़ा डंडा, वो भी बहुत जोर से, और अब इन दोनों में वापस से मारपीट चालू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान ये दोनों छत टूटने की वजह से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मैट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वेल्ड्रिमिर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, और क्योंकि वेल्ड्रिमिर से ये जानकारी नहीं निकलवा पाया था तो वेल्ड्रिमिर इसका मजाक बनाता हुआ खुद ही अपनी सांस रोक लेता है और इसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर मैट किसी तरह इसे सीपीआर देते हुए होश में लाता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि इन दोनों को पकड़ने के लिए स्वैट सोल्जर्स को बुला लिया गया है। तब विल्सन एक स्वैट सोल्जर को सामने वाली बिल्डिंग की छत पर भेजता है और खुद उस पुलिस वाले जिसको मैट ने पकड़ा था उसके वॉकी टॉकी से मैट से बातें करने लगता है, और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि विल्सन मैट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि हम जानते हैं कि मैट अंधा कानून है और वो बुरे लोगों को सजा देता है तो इसीलिए ये मना करते हुए उल्टा इसको मारने की धमकी देने लगता है, जिस वजह से विल्सन फोन कट करता हुआ स्नाइपर वाले बंदे से उसका काम खत्म करने को बोलता है। तब स्नाइपर ब्लैक और बाकी सभी पुलिस वालों को मारना चालू कर देता है, और क्योंकि वहां पर रिपोर्टर भी आए हुए थे तो ये सब रिकॉर्ड होकर टीवी पर आ जाता है।
और साथ ही विल्सन वो फुटेज भी लीक कर देता है जिसमें डेयरडेविल पुलिस वाले को मारकर वेल्डरमेर को अपने साथ ले गया था। और इन सभी चीजों को देखने के बाद सभी लोगों को लगने लगता है कि वो काले मास्क वाला आदमी बहुत बुरा इंसान है। और जैसे ही ये न्यूज क्लेयर देखती है तो वो तुरंत ही मैट को कॉल करती है क्योंकि एक सीवर की जाली खोलने की कोशिश कर रहा था। तब मैट क्लेयर को सब हकीकत बताता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर कॉल काट देता है। तब बाहर सोल्जर को भी अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट अभी भी जाली खोलने में लगा हुआ था। वेल्डरमेर भी इसकी मदद करने लगता है। और अब जब सोल्जर अंदर आते हैं तो इन्हें वही ऑफिसर मिलता है जिसे मैट ने पकड़कर बांधा हुआ था। तब सोल्जर झूठ बोल देते हैं कि काले मास्क वाले आदमी ने उस ऑफिसर को मार दिया है। इतना बोलकर वो ऑफिसर को मार देते हैं। और ये सभी लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो काले मास्क वाले आदमी को लोगों की नजरों में बुरा बना सकें। वहीं जब मैट और वेल्डरमेर जा रहे होते हैं तो वेल्डरमेर सही से चल नहीं पा रहा होता। तभी यहाँ पर सोल्जर भी आने लगते हैं जिस वजह से मैट पहले उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में उन सभी को मार देता है। अब जब ये वेल्डरमेर से आगे चलने को बोलता है तो इस पर वेल्डरमेर मना कर देता है और बोलता है कि मैं बाकी सभी सोल्जर्स को रोकता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम विल्सन को जाकर जरूर रोक सकते हो। साथ ही वेल्डरमेर उसे अकाउंटेंट का नाम भी बता देता है जो कि लाइलैंड आउजिली था। अब मैट यहाँ पर वेल्डरमेर को छोड़ना नहीं चाहता था पर उसके जिद करने पर मैट यहाँ से चला जाता है। और जब ये यहाँ से निकल रहा होता है तो हमें बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा बुलेट फायर करने की आवाज़ आती है पर हमें बताया नहीं जाता कि वेल्डरमेर मर गया या फिर जिंदा। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। अब ये यहाँ से जाकर अपने डेस्क में से एक बंदूक निकालता है और उस तरफ फायर करने लगता है पर हम लोगों को देखते हुए पता चलता है कि इस आदमी के सारे शॉट मिस हो गए हैं। इतने में ही वो आदमी जिसकी तरफ ये फायर कर रहा था वो इसके पास आता है और इसे मारने पीटने लगता है और इससे पूछता है कि आखिरकार ब्लैक स्काई कहाँ गया है। पहले तो ये कुछ भी नहीं बता रहा होता और इसी बात से गुस्से में आते हुए ये आदमी इसकी लिम्स को काट देता है। और अब ये आदमी बताता है कि ब्लैक स्काई न्यूयॉर्क गया है। ये बात जानने के बाद वो आदमी इसको जान से मारकर यहाँ से चला जाता है और सीन कट होकर कैरन, मैट और फॉगी पर आता है जो कि उस टोपे वाले आदमी के बारे में बात कर रहे थे। काफी सारे जने मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप डेयरडेविल को टोपे वाला आदमी या फिर अंधा कानून क्यों बोलते हो। इस बात का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपको इस सीजन के आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। तब तक अंधा कानून को मैं अंधा कानून ही बुलाने वाला हूँ। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग उसी टोपे वाले आदमी के बारे में बात कर रहे थे और इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि फॉगी उस टोपे वाले आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि इसे लगता है कि उसी की वजह से कैरन और इसकी डेट बर्बाद हुई थी। पर कैरन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद फॉगी और कैरन यहाँ से चले जाते हैं और मैट कुछ डॉक्यूमेंट रीड करने लगता है। अब यहाँ से हम लाइलैंड आउजिली को देख पाते हैं जिसके बारे में हमारे हीरो को पिछले एपिसोड में वेल्डरमेर से पता चला था। अब यहाँ पर लाइलैंड एक आदमी को धमका रहा था जिसका नाम की नोबी था, जिसके थोड़ी देर बाद ये नोबी के ऊपर दबाव बनाकर इससे अपनी बात मनवाता हुआ इसे यहाँ से भेज देता है। अब नोबी के यहाँ से जाने के बाद तुरंत यहाँ पर हमारा टोपे वाला हीरो पहुंचकर लाइलैंड से लड़ाई करने लगता है और उससे विल्सन फिस्क के बारे में पूछता है। तब पहले तो लाइलैंड इसे कुछ भी नहीं बताता और क्योंकि ये काफी ज्यादा चालाक था तो ये तुरंत ही अपने पास में से एक स्टन गन निकालता है और हमारे टोपे वाले हीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हमारा टोपे वाला हीरो बेहोश हो गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए लाइलैंड आउजिली यहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि इस तरफ एक आदमी आ रहा है। जब वो आदमी मैट के पास पहुँचता है तो हम लोग जान पाते हैं कि ये वही आदमी है जो कि एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को मारते हुए ब्लैक स्काई के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और हम लोग जान पाते हैं कि मैट इस आदमी को जानता है, इसका नाम स्टिक है। और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग मैट को एक ऑर्फनेज में देख पाते हैं क्योंकि अब इसके पिता की डेथ हो गई थी। तब स्टिक यहाँ पर आकर इसे अपने साथ ले जाता है और स्टिक वही बंदा था जिसे कि मैट के पापा ने दूसरे नंबर पर कॉल करा था। अब हम लोग देखते हैं कि स्टिक मैट को अपने साथ एक पार्क में लेकर चला जाता है और इसे बताता है कि तुम्हें अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि तुम आगे होने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार हो सको। और तब स्टिक मैट को बताने लगता है कि उसे अपनी पावर कंट्रोल कैसे करनी है। और इसके बाद जब
वापस से सीन प्रेजेंट में आता है तो हम बेन और कैरन को देखते हैं। इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कैरन को पूरा भरोसा है कि वो टोपे वाला आदमी एक बहुत अच्छा इंसान है, पर बेन को इस बात पर हल्का सा शक है। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को स्टिक के साथ अपने घर में पहुंचते देख पाते हैं, जहां पर स्टिक सिर्फ सूंघ कर पता लगा लेता है कि पिछली रात यहां पर एक लड़की आई थी। साथ ही हमें इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि स्टिक ने ही मैट को ट्रेन करा है और इसी वजह से स्टिक मैट से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद स्टिक इसे इसके दोस्तों को छोड़ने को बोलता है, ताकि अगर कभी किसी मिशन के दौरान इसके दोस्त मर जाएं तो मैट के ऊपर उसका कोई भी असर ना पड़े। पर मैट ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैट को कुछ याद आता है कि क्यों स्टिक उसे ट्रेन करने के बाद यहाँ से चला गया था। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि ताकि मैट को कोई खतरा ना हो, और दूसरा रीजन ये था कि स्टिक मैट को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। इस बात को सुनकर मैट स्टिक के ऊपर सीधा हमला करने की कोशिश करता है, पर स्टिक इसे पकड़ लेता है और यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ स्टिक इसे लड़ाई करना सिखा रहा था। पर क्योंकि मैट बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड और मेंटली टायर्ड था तो इसी वजह से वो हार मानने लगता है। तब स्टिक इसे दोबारा खड़ा होने के लिए मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, तुम एक मर्डॉक हो, मर्डॉक कभी भी हार नहीं मानते। तब जाकर किसी तरह मैट वापस से खड़ा होकर स्टिक के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मैट स्टिक की पकड़ से छूटकर इसके वापस आने का कारण पूछता है। तब स्टिक इसे बताता है कि वो जापानीज लोगों को मार रहा है जो कि गलत काम करते हैं, और अब ये यहाँ पर एक ब्लैक स्काई नाम के बंदे के पीछे आया है जो कि यहाँ पर हथियार सप्लाई करने वाला है, ऐसे हथियार जो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तब मैट स्टिक से बोलता है कि ये इसकी मदद नहीं करने वाला। इस पर स्टिक बताता है कि इसे विल्सन के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, जिसमें ये बात भी शामिल है कि विल्सन ब्लैक स्काई से बहुत ज्यादा डरता है। ये सुनकर मैट को सोचते हुए मान जाता है। वहीं हम कैरन को उसी बूढ़ी औरत से बातें करते हुए देख पाते हैं जिसे ब्रैड की मॉम ने भेजा था, और तब बूढ़ी औरत इसे बताती है कि जो लोग इसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ करने आए थे वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक। ये जानने के बाद कैरन इस बात को नोट करती है और यहाँ से वापस जाने लगती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैरन का कोई पीछा कर रहा है, और इतने में ही एक अनजान आदमी कैरन को पकड़कर इससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये रोज रोज उस बूढ़ी औरत के पास क्या करने जाती है। तब कैरन छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर फॉगी भी पहुंच जाता है, जो कि जब देखता है कि वो आदमी कैरन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ये तुरंत ही एक बेसबॉल बैट से उसके ऊपर हमला करते हुए कैरन को बचाकर यहाँ से ले जाता है। आगे हम लोग एक डॉक पर ब्लैक स्काई की शिपमेंट्स को उतरते हुए देखते हैं, और यहीं पर स्टिक और मैट भी थे। अब इन सबको रोकने के लिए स्टिक मैट को इनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है। तब मैट अपना टोपे वाला सूट पहनता है और अपने काम पर लग जाता है और सभी लोगों को छुपते हुए मारने पीटने लगता है। इतने में ही वो शिपमेंट्स भी नीचे उतर गए थे, जिसमें कि एक बच्चा था जिसको बांध कर रखा हुआ था, और अब हम लोग जान पाते हैं कि दरअसल वो कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये बच्चा ही एक हथियार है जिसके अंदर कुछ गजब पावर्स हैं, और उन्हीं पावर का यूज कर विल्सन कुछ खतरनाक करना चाहता है। तब गार्ड्स उस बच्चे को उतारकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसे महसूस कर स्टिक एक एरो उस बच्चे की तरफ फायर करता है। पर जैसे ही हमारे टोपे वाले हीरो को ये एहसास होता है कि स्टिक यहाँ पर एक बच्चे की जान लेने वाला है, तब वो तुरंत ही बीच में आ जाता है और अब वो उस एरो के ऊपर हिट करता हुआ बच्चे को बचा लेता है। लेकिन वो गार्ड्स बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं और एक कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर स्टिक मैट को ट्रेनिंग दे रहा था। तब मैट इसे एक ब्रेसलेट बनाकर देता है जो कि इसने खुद अपने हाथों से बनाया था, पर स्टिक उसे लेकर इसके सामने ही क्रश कर देता है और इसे भाषण देने लगता है कि तुम्हें कभी भी किसी से भी कोई भी अटैचमेंट नहीं बनाना है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम आगे के समय में सही गलत पहचान सको। इस बात से मैट को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर जैसे ही स्टिक को ये महसूस होता है कि मैट काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा है तो ये इसकी ट्रेनिंग खत्म करता हुआ यहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि जब मैट अपने घर में पहुंचता है तो यहाँ पर स्टिक भी था, और अब मैट इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि एक बच्चे को मारने वाला था। तब स्टिक इसे बताता है कि ये अपना काम पूरा करने आया था, जो कि इसने पूरा कर दिया है। उन गार्ड्स का पीछा करा जो कि बच्चे को ले जा रहे थे। इसने गार्ड्स के साथ साथ उस बच्चे को भी मार दिया। इस बात को सुनकर मैट को गुस्सा आ जाती है और वो स्टिक को मारने पीटने लगता है, पर क्योंकि स्टिक खुद भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक था इसी वजह से वो मैट को बहुत बुरी तरह से मारता है।
और इन दोनों की इसी तरह से बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, जिसमें बाद में किसी तरह मैट स्टिक को हरा देता है और कहता है कि तुम मेरे शहर से निकल जाओ और यहाँ पर कभी भी वापस मत आओ। इस पर स्टिक पहले तो इसे शाबाशी देता है और इसे अपने डंडे, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक वेपन थे, वो लेने को बोलता है। और अब स्टिक मैट को वो डंडे देने के बाद यहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ से सीन कैरन पर आता है, जो कि फॉगी को बेन के पास लेकर आई थी और अब ये दोनों मिलकर फॉगी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और ये तीनों बातें करते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो भी यूनियन अलाइड को चला रहा है वो और टोपे वाला आदमी आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। साथ ही वो टोपे वाला आदमी अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है। ये हम मैट को देखते हैं, जो कि जब अपना घर साफ कर रहा था तभी इसे स्टिक के सामान में से गिरी एक चीज मिलती है, जो कि वही ब्रेसलेट था जिसको कि मैट ने स्टिक को बचपन में दिया था। इसे देखकर मैट बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है और स्टिक के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ स्टिक एक अजीब से आदमी से जाकर मिलता है और इसे बताता है कि अब इन्हें ब्लैक स्काई से कोई भी खतरा नहीं है। अब ये मिस्टीरियस आदमी इससे मैट के बारे में पूछता है कि क्या वो तैयार हो गया है कि अगर दरवाजा खुले तो वो संभाल सके। इस पर स्टिक इसे बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा ही इमोशनल है। इस बात को सुनने के बाद मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुम्हें उसे तैयार करना होगा, अभी तो हम लोग नहीं समझ पाते कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत विल्सन से होती है, जो कि घबरा कर नींद से जागता है और उस पेंटिंग को देखने लगता है जिसे उसने वेनेसा की आर्ट गैलरी से खरीदा था। अब आगे ये खड़ा होकर अपने खाने के लिए ऑमलेट बनाता है और अब खाने के बाद ये अपने सूट वाले रूम में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद ये अपने लिए कपड़े चेंज कर वहाँ से जाने लगता है। पर ये बाहर जब जा रहा था तो ये अपने आप को एक मिरर में बच्चे के रूप में देखता है, जिसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। अब आगे हम लोग मैट को देखते हैं, जिसकी जब नींद खुलती है तो ये काफी ज्यादा परेशान था। इसके बाद ये भी तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर फॉगी कैरन से मैट को उस यूनियन अलाइड के बारे में बताने को कह रहा था। वैसे कैरन को मैट के ऊपर तो काफी ज्यादा भरोसा था, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैट इसे कानूनी रूप से निपटाने की कोशिश करेगा। इतने में ही मैट अंदर आ जाता है, जिसने सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से कैरन को उसे सब बताना पड़ता है, जिसे सुनकर मैट इसे कानूनी रूप से ही सॉल्व करने को बोलता है और इन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ भी कर उन्हें कानूनी रूप से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो ये लोग नहीं मान रहे होते, पर मैट इनसे जबरदस्ती करता हुआ इन्हें मना लेता है। साथ ही ये बेन और बाकी प्रूफ के बारे में भी पता कर लेता है कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या फाइंड आउट करा है। दूसरी तरफ हम विल्सन और जेम्स को एक आदमी से बात करते देखते हैं, जो कि इन पर गुस्सा हो रहा कि इनकी वजह से ब्लैक स्काई और वो बच्चा मारा गया था, जिसे कि ब्लैक स्काई शिपमेंट में लोड कराकर पिछले एपिसोड में यहाँ पर ला रहा था। तब विल्सन इस आदमी को सॉरी बोलकर यहाँ से भेज देता है, पर जेम्स चाहता था कि उस आदमी को मजा चखाया जाए, लेकिन विल्सन इस बात के लिए मना कर देता है और कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर विल्सन छोटा था और अपने पिता के साथ काम कर रहा था, जो कि इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, लेकिन ये काफी ज्यादा गुस्सैल आदमी थे और क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे तो इसने एक बहुत बड़े आदमी रेगोलेटो, जो कि एक माफिया था, उससे बहुत सारा लोन लिया हुआ था। इस बात को सुनने के बाद विल्सन की मॉम काफी ज्यादा घबराने लगती हैं, लेकिन इसका डैड गुस्सा दिखाते हुए उसे शांत करवा देता है। अब यहाँ से सीन कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पर विल्सन के डैड इलेक्शन हार चुके थे और इसी बात का मजाक बनाते हुए एक बच्चे ने विल्सन को मारा था। तब विल्सन घर जाकर रोने लगता है। अब जब इसकी मॉम इसे देखती हैं तो वो इसे शांत करवाने लगती हैं, लेकिन जब इसके डैड आकर इसकी हालत देखते हैं तो वो उल्टा इसी को डांटने लगते हैं कि ये पिट कर क्यों आया। और इसे थोड़ी देर डांटने के बाद ये इसे अपने साथ ले जाते हैं और सीधा उसी बच्चे के पास पहुंचते हैं जिसने विल्सन को मारा था। और अब ये खुद उस बच्चे को मारने के बाद विल्सन से भी उसको मारने को कहते हैं। पहले तो विल्सन डर रहा था, लेकिन डैड के फोर्स करने पर ये उस बच्चे को मारने लगता है। अब उस लड़के को मारने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो डैड विल्सन को एक चेयर पर बिठा देते हैं और इससे दीवार को देखते हुए सोचने को बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उस बंदे को खत्म करना है जो कि तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को परेशान करता है। अब ये रात तक इसी बात के बारे में सोचता रहता है, पर रात में अचानक से डैड को रेगोलेटो मिलने के लिए बुलाता है। क्योंकि मॉम जानती थी कि वो पैसों की वजह से डैड को मिलने को बुला रहा है, तो
तो इसी वजह से वो अभी जाने से मना कर देती हैं, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि वो आदमी पैसों के पीछे विल्सन के डैड को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन डैड मॉम पर ही गुस्सा होने लगते हैं और इसे मारने लगते हैं। पहले तो विल्सन कुछ नहीं कह पाता, लेकिन जब बहुत देर तक डैड मॉम को मारते रहते हैं तो विल्सन एक हैमर उठाकर अपने ही डैड की जान ले लेता है, क्योंकि इसकी मॉम जानती थी कि विल्सन ने उन्हें बचाने के लिए ये सब करा है, तो ये इसको 100 लाने को कहती और साथ ही जिसके बाद ये डैड की बॉडी को पीसेस में काट कर ठिकाने लगा देती हैं। अब आगे हम विल्सन को जेम्स से बात करते देखते हैं, जो कि इसे बताता है कि ब्लैक कोमा से बाहर आ गया है। ये जानकर विल्सन उसके दोस्त को इससे मिलने के लिए भेजता है और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मैट को भी पता चल गया था कि ब्लैक होश में आ गया है, इसीलिए ये ब्लैक से पूछताछ करने का प्लान बनाता है। वहीं विल्सन ब्लैक के दोस्त से ब्लैक को मारने को बोलता है, क्योंकि ये खुद वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्लैक की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। तो इसका दोस्त इसे मना कर रहा होता है, जिस पर विल्सन इसे धमकाने लगता है और इसीलिए सैम को ब्लैक को मारने के लिए जाना पड़ता है, जहां ये अंदर जाकर ब्लैक को सॉरी बोलता हुआ उसकी बोतल में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। तभी हमारा टोपे वाला आदमी सैम को पीछे से बेहोश करता हुआ ब्लैक से विल्सन फिस्क के बारे में पूछने लगता है। तब ब्लैक भी इसे विल्सन के बारे में वो सारी चीजें बता देता है जो कि ये मरने से पहले उसके बारे में बता सकता था। आगे हम लाइलैंड को विल्सन के साथ देखते हैं, जहां लाइलैंड इसे सब बताता है। अभी यहाँ पर जेम्स आकर बताता है कि ब्लैक को मारने के पीछे सभी लोगों को उस टोपे वाले आदमी के ऊपर शक है। ये जानकर विल्सन खुश हो जाता है। अब अगले दिन जब ये तैयार हो रहा था कि तभी यहाँ पर जेम्स कॉल कर बताता है कि गाँव इससे मिलने आने वाली है। ये जानकर विल्सन परेशान हो जाता है। अब जब गाँव विल्सन से मिलती है तो ये भी विल्सन को वेल्डेमिर की मौत और ब्लैक स्काई की वजह से सुनाने लगती है, साथ ही इसे धमकाती भी है कि इसे जल्दी से जल्दी सब सही करना होगा। और क्योंकि विल्सन जानता था कि गाव इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ये इसे कुछ भी नहीं बोल पाता। जैसे ही गाव यहाँ से निकलती है तो ये गुस्से में टेबल पलटा देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। अब इसकी ऐसी हालत देखकर जेम्स वैनेसा को बुलाता है, जो कि विल्सन को संभालती हुई सब जानती है कि इसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था। अब जब वैनेसा को सब पता चलता है तो ये काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और अब ये विल्सन को शांत करवाने लगती है। और हम लोग अपने टोपे वाले आदमी को देख पाते हैं, जो कि बेन से जाकर मिलता है और इसे बताने लगता है कि ये यूनियन अलाइड को कैसे बर्बाद कर सकता है। और क्योंकि बेन को लग रहा था कि टोपे वाले आदमी के बारे में जितनी भी चीजें न्यूज में दिखाई गई हैं वो सारी सही हैं, तो ये टोपे वाले आदमी से डरने लगता है। इस पर टोपे वाला आदमी इसको सच से रूबरू करवाता हुआ एक आर्टिकल लिखने को बोलता है, ताकि उस आर्टिकल को पढ़कर विल्सन सबके सामने आए। इस पर बेन पहले अंधे कानून से वो सारी चीजें बताने को बोलता है जो ये अब तक जानता है। इस पर हमारा अंधा कानून भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को देखते हैं, जिसने वेनेसा के साथ एक नाइट स्पेंड करी थी और अगले दिन जब ये उठता है तो वेनेसा ही इसको खाना देती है और साथ ही अब वो इस बार विल्सन के लिए खुद एक सूट सिलेक्ट करती है और हम लोग समझ पाते हैं कि इन दोनों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। आगे हम लोग बेन को देखते हैं, जिसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इसने बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड बातों का जिक्र करते हुए उस शख्स को सामने आने को बोला था जो कि इन सब के पीछे था। पर इसके आर्टिकल अपलोड करने से पहले ही न्यूज में विल्सन खुद सामने आ जाता है, जिसमें ये एक बहुत शानदार स्पीच देते हुए अपने किए गए सभी कारनामों को अंधा कानून के ऊपर डाल देता है, यानी कि हमारे मैट के ऊपर। और अब ये सभी लोगों के सामने मीडिया पर वादा करता है कि ये उस टोपे वाले आदमी को ढूंढ लेगा और उसका मुखौटा सबके सामने उतारेगा। अब जब बेन ये सारी चीजें देखता है तो ये तुरंत अपना आर्टिकल डिलीट कर देता है, क्योंकि अब ये समझ गया था कि इस आर्टिकल की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जब मैट ये न्यूज सुनता है तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि विल्सन ने इस तरह से स्पीच दी थी कि लोग उसे अच्छा इंसान समझ रहे थे और ब्लैक मास्क वाले आदमी को एक राक्षस। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत बेहतरीन फाइट सीन से होती है, जहां पर हमारा टोपे वाला आदमी और एक सोल्जर आपस में लड़ रहे थे और वो सोल्जर एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक निंजा था। अब लड़ाई के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि निंजा उस टोपे वाले आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है और ये इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। तब हमारा हीरो भी इससे लड़ने की कोशिश करता रहता है और इनकी लड़ाई के बीच में ही निंजा का मास्क उतर जाता है। तब हम लोग जान पाते हैं कि ये निंजा कोई और नहीं बल्कि नोबू है और यही वो आदमी था जो कि पिछले एपिसोड में विल्सन को सुना रहा था। अब ये वापस से अपना मास्क लगाता हुआ टोपे वाले आदमी से लड़ने लगता है और अब ये अपनी चेन में लगे नाइफ की मदद से हमारे हीरो की चेस्ट पर
पर वार करता है और उसे घसीटने लगता है। और अब ये सीन यहाँ से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम मैट को फादर के पास देखते हैं, जहाँ ये इनसे कन्फेशन और कुछ बातें करने के लिए आया था। और अब मैट इनके घर पर पहुँचता है, जहाँ इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि मैट को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो काम करता है वो सही है या फिर नहीं। तब फादर इसे एक बात बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि शैतान नहीं होते, पर कुछ लोग उनमें से तब शैतान बनते हैं जब उन्हें कुछ अच्छा काम करना होता है, पर वो तब तक ही अच्छे काम करते हैं जब तक कि उनके मन का शैतान उनके ऊपर भारी नहीं हो जाता। और इसी वजह से अगर तुम अपने मन के शैतान को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम शैतान बनकर भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग कैरन, बेन और फॉगी को देखते हैं, जहाँ पर ये बात कर रहे थे कि कैसे विल्सन की सच्चाई को सभी लोगों के सामने लाना है। तभी यहाँ पर मैट भी पहुँच जाता है, जिसके आने के बाद बेन यहाँ पर सबको ये बताता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं उस टोपे वाले आदमी से मिला था। साथ ही वो सभी लोगों को उन डॉक्यूमेंट को भी दिखाता है जिसके बारे में उस टोपे वाले आदमी ने इसे बताया था। तब फॉगी बोलता है कि इस नकाब पहनने वाले आदमी पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, पर कैरन को उस आदमी के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि एक बार उस आदमी ने ही कैरन की जान बचाई थी। और जब से इसे ये पता चला था कि विल्सन की नज़र उस औरत के अपार्टमेंट पर है जिससे ये मिलने जाती है, तब से ही ये चाहती थी कि वो ब्लैक मास्क वाला आदमी विल्सन को मार दे। और अब ये चारों मिलकर विल्सन के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। अब आगे हम लोग विल्सन को एक खाली जगह पर देखते हैं, जहां पर ये जेम्स के साथ बातें कर रहा था और जेम्स इसे बता रहा था कि आपके पिछले इंटरव्यू के बाद सभी लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए हैं। पर अभी विल्सन काले मास्क वाले आदमी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इसे समझ में आ गया था कि वो काले मास्क वाला आदमी हर बार इसे रोकने की कोशिश करेगा। इतने में ही यहाँ पर नोबू आता है, जिसने विल्सन को उसी बूढ़ी औरत एलिना के घर को खाली कराने को बोला था। इस पर विल्सन इसे काले मास्क वाले आदमी के बारे में बताता है, जिसके बारे में सोचते हुए नोबू बोलता है कि उसको रोकने के लिए एक आदमी है। और अब वापस से हम लोग फॉगी, कैरन और मैट को देखते हैं, जहाँ इनके पास एलिना आती है और बताती है कि अब इन लोगों को अपार्टमेंट के बदले पैसे दिए जा रहे हैं। और एलिना के काफी पड़ोसियों ने अपार्टमेंट को देने का फैसला करा है, पर ये अपना अपार्टमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि इस अपार्टमेंट से इसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। इस पर फॉगी भी इसका हौसला बढ़ाता है और ये यहाँ से चली जाती है। और अब क्योंकि मैट ये बात जानता था कि विल्सन बिना अपार्टमेंट लिए नहीं मानेगा, तो इसी वजह से ये फॉगी और कैरन से जल्दी सभी सबूत इकट्ठे करने को बोलता है। और अब ये खुद वेनेसा की आर्ट गैलरी में जाता है ताकि वो विल्सन के बारे में और चीजें पता कर सके। अब जब ये आर्ट गैलरी में पहुंचता है तो यहाँ पर वेनेसा इसकी मदद करने लगती है, क्योंकि ये ब्लाइंड था। तब मैट इससे थोड़ा मजाक करने लगता है और इससे फ्लर्ट करता हुआ पूछता है कि इसे किस तरह के लोग पसंद हैं। जवाब में वेनेसा बोलती है कि मुझे उस तरह के लोग पसंद हैं जैसा अभी यहाँ पर आने वाला है। और इसके इतना बोलते ही यहाँ पर विल्सन आ जाता है और मैट इससे बातें करने लगता है। अब क्योंकि विल्सन जानता था कि मैट ही एलिना का केस संभाल रहा है, तो इसी वजह से ये मैट से ज्यादा बात नहीं करता और मैट भी यहाँ से चला जाता है। अब आगे मैट सीधा एक चर्च में पहुँचता है, जहाँ पर वही फादर बैठे हुए थे जिनसे अभी मैट ने कुछ समय पहले बात करी थी। तो मैट इनसे बोलता है कि आगे मैं जिस बंदे को मारने वाला हूँ उससे कोई बंदा बहुत ज्यादा ही प्यार करता है, और अगर वो मरेगा तो उस आदमी को दुख होगा जो कि उससे प्यार करता है। इस पर फादर इसे बोलते हैं कि अगर कोई आदमी शैतान के सामने घुटने टेक दे तो ये सबसे ज्यादा ही बुरी बात होती है। हमें उससे लड़ाई करनी चाहिए ताकि एक समय में हम उसे हरा सकें, और अगर वो आदमी जानकर भी गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो सच में गलत है। ये बात जानने के बाद मैट अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर कैरन और फॉगी को एक बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तब फॉगी मैट को इनके नाम की एक नेम प्लेट दिखाता है, जो कि इनका सपना था कि एक दिन ये लोग अपने नाम की नेम प्लेट को अपने ऑफिस के बाहर लगाएंगे। तभी कैरन को एक कॉल आता है, और अब जब कैरन उस फोन को उठाती है तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जहां से अगले सीन में हम लोग इन तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर एलिना की मौत हो गई थी और एक आदमी ने उसे मारा था, जो तुरंत फरार हो गया। ये बात जानने के बाद फॉगी और कैरन दोनों ही रोने लगते हैं और मैट भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं जहां विल्सन की न्यूज चल रही थी, जिसमें ये वापस से काले मास्क वाले आदमी के बारे में सबको भड़का रहा था। ये देखकर कैरन बोलती है कि काश काले मास्क वाला आदमी इसे भी मार दे।
अब ये बात सुनते ही मैट यहाँ से चला जाता है और अब वो अपनी अलमारी से अपने कॉस्ट्यूम को निकालकर सीधा उन बंदों को मारने लगता है जो कि विल्सन के साथ मिले हुए थे। साथ ही ये जाकर उस बंदे को भी मारता है जिसने एलिना को मारा था। अब ये इससे एक आदमी की लोकेशन लेता है और यहाँ से ये सीधा उसी बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ पर विल्सन नोबू से मिला था। तभी नोबू इसके सामने आता है और इससे बोलने लगता है कि स्टिक ने तुझे हमारी वाली ट्रेनिंग दी है और तुम एक वॉरियर हो। और अब क्योंकि काले मास्क वाला आदमी जानता था कि विल्सन ने नोबू को भेजा था तो इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। और अब जब सीन वापस से फॉगी और कैरन पर आता है तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि फॉगी बहुत ज्यादा ही दुखी था। तब कैरन इसे समझाती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, पक्का सब सही हो जाएगा। अब यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में इन द सेंस जहाँ पर नोबू हमारे हीरो को अपनी चैन में फंसाकर घसीट रहा था। अब हमारा अंधा कानून इसकी पकड़ से किसी तरह छूटता है और किसी तरह नोबू से लड़ते हुए उसकी ड्रेस में चिंगारी छुआ देता है। और क्योंकि नोबू के कपड़ों के ऊपर लड़ते वक्त केमिकल गिर गया था, इसी वजह से नोबू के कपड़े तुरंत आग पकड़ लेते हैं और इसी आग में झुलसकर इसकी मौत भी हो जाती है, जिसके मरते ही यहाँ पर विल्सन पहुंच जाता है। पर हमारा अंधा कानून घायल होने के बावजूद भी विल्सन को देखते ही इससे लड़ाई करने लगता है। पर क्योंकि ये काफी ज्यादा घायल और जख्मी था, इसी वजह से विल्सन इसके ऊपर भारी पड़ता है और जेम्स से बोलता है कि तुम इसे मार डालो। और अब जेम्स इसको मारने ही वाला था कि तभी हमारा अंधा कानून मौका देखकर पास की नदी में कूदता हुआ यहाँ से भाग जाता है। अब हम फॉगी को देखते हैं जो कि मैट से मिलने इसके घर गया था। तभी इसे अंदर गिरने की आवाज आती है। इसी वजह से फॉगी तुरंत गेट खोलकर अंदर जाता है जहाँ पर हमारा मैट अपने कॉस्ट्यूम में था। पहले तो फॉगी इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब ये नीचे गिर जाता है तो फॉगी डरता हुआ जाकर इसका मास्क उतारता है और जैसे ही ये देखता है कि मैट ही हमारा काले मास्क वाला हीरो और अंधा कानून है तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मैट बहुत ज्यादा घायल हालत में उठता है और उसके पूरे शरीर पर टांके लगे हुए थे। तब फॉगी इसके सामने आता है और इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि इसे लग रहा था कि मैट अंधा होने का नाटक कर रहा है। पर पहले मैट इससे पूछता है कि इसके टांके किसने लगाए। जवाब में फॉगी बताता है कि कल मैट ने बेहोशी की हालत में क्लेयर को कॉल करने को बोला था और वो ही रात में यहाँ पर आई थी जो कि इसके टांके लगाकर गई। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम लोग फॉगी और मैट की पहले की मुलाकात को देख पाते हैं, जहाँ पर ये पहली बार मिले थे, जहाँ पर इन्होंने एक लॉ के कॉलेज में एडमिशन लिया था और ये दोनों एक रूममेट के तौर पर आपस में मिले थे। पर जब फॉगी को पता चलता है कि बचपन में मैट ने एक आदमी को बचाने के लिए अपनी आंखें गंवा दी तो ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारी न्यूज एक अखबार में भी छपी थी। और फॉगी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैट ने जब बचपन में बूढ़े को बचाते वक्त अपनी आंखें खो दी थी तो उसके बाद ज्यादातर सभी लोग इसे जानने लग गए थे और इसी वजह से फॉगी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक तरह से किसी सेलिब्रिटी टाइप बंदे के साथ बैठा हुआ था। और वैसे भी फॉगी को मैट की कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी तो इसी वजह से ये मैट के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है। अब प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि मैट फॉगी को हकीकत बताता है कि कैसे इसे इसकी पावर्स मिली। साथ ही ये विल्सन और नोबू के बारे में भी फॉगी को सब बताता है। पर फॉगी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये मैट का बेस्ट फ्रेंड था पर अभी भी इसे इसके बारे में सारी सच्चाइयां नहीं पता थी। तभी इसे कैरन का कॉल आता है जो कि इससे पूछती है कि आखिरकार ये कहाँ पर है। जवाब में फॉगी इसे बताता है कि ये मैट के घर पर है क्योंकि पिछली रात उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर कैरन वहाँ पर आने लगती है पर फॉगी इसे किसी तरह रोक लेता है, लेकिन फॉगी अभी मैट से काफी ज्यादा गुस्सा था। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि जाकर गाँव से मिलता है। अब इन लोगों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि गाँव को नोबू की मौत का काफी ज्यादा दुख है। साथ ही ये वेनेसा की वजह से भी काफी ज्यादा गुस्से में आ रही थी क्योंकि उसकी वजह से विल्सन नरम दिल का होता जा रहा था। तो अब इसीलिए गाँव विल्सन को बोलती है कि या तो वो वापस से पहले जैसा हो जाए, नहीं तो ये लोग विल्सन की जगह किसी और को चुनेंगे। इतना बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। और अब आगे हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अपनी बीवी से मिलने आया था। पहले तो इसकी बीवी इससे सही से बात कर रही होती है पर कुछ समय बाद ये अपनी बीमारी के चलते ही बेन को भूल जाती है। इसीलिए तब बेन को नर्स बुलाती है और इसे कुछ बताती है जिस वजह से बेन परेशान होने लगता है। और अब सीन वापस से मैट पर आता है जहाँ पर मैट फॉगी को स्टिक के बारे में बता रहा था, लेकिन फॉगी मैट की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता। तब मैट इसे अपनी पावर्स के बारे
में सब बताता है कि ये लोगों की धड़कन सुनकर सच झूठ का भी पता लगा सकता है। इसे सुनकर फॉगी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि मैट सब जानते हुए भी कि फॉगी पहले कितना झूठ बोलता था उसे कुछ नहीं कहता था। अब सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर मैट और फॉगी रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे थे और अब ये दोनों साथ में ही काम करने का प्लान अभी से बना लेते हैं। और यहीं पर ये लोग बात करते हैं कि जिस दिन हम अपना ऑफिस खोलेंगे उस दिन हम दोनों अपने नाम की नेम प्लेट बनाकर उसके बाहर लगाएंगे। इसके बाद मैट और फॉगी स्टेयर के पास बैठते हैं और ये दोनों सोचने लगते हैं कि इनका ऑफिस कैसा होगा और उसमें ये क्या क्या रखा करेंगे। अब यहाँ पर से सीन वापस से प्रेजेंट में बेन पर आता है जिसके पास इसका एडिटर आया हुआ था, जिसको पता था कि बेन की बीवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन ये बेन को इस बारे में एहसास दिलाए बिना ही एक एडिटर की पोस्ट इसे ऑफर करता है जिससे इसे मंथली में कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते। ये सुनकर बेन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये जानता था कि अगर ये एडिटर बन जाता है तो फिर ये विल्सन के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर पाएगा। अब आगे हम लोग कैरन को देखते हैं जो कि जब ऑफिस पहुंचती है तो इसे यहाँ पर बेन मिलता है जो कि इसके लिए अपने अब तक के जमा करे गए सभी सबूत लाया था क्योंकि इसने अपनी बीवी को बचाने के लिए एडिटर बनने का डिसाइड करा था। साथ ही ये कैरन को सब कुछ सच बता देता है, लेकिन कैरन इसकी सोच चेंज करने का ट्राई करते हुए बस इसे एक नर्सिंग होम चलने को बोलती है। लेकिन कैरन इसे बोलती है कि ठीक है, जो तुम चाहते हो तुम वो करना, पर कम से कम मेरी एक बात मान लो, मेरे साथ एक नर्सिंग होम चलो। इस पर बेन भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम लाइलैंड, विल्सन और जेम्स को साथ में देखते हैं जहाँ पर ये तीनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। साथ ही विल्सन लाइलैंड से गांव को समझाने को बोलता है कि आगे वो वेनेसा को बीच में ना लाए, लेकिन इस बात को सुनकर लाइलैंड ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये हाँ करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग फॉगी को देखते हैं जिसे पुलिस कॉल करके बताती है कि जिस आदमी ने एलिना को मारा था उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर फॉगी कॉल काटकर मैट से इस बारे में बातचीत करता है तो मैट इसे बताता है कि कल ये उस बंदे के पास गया था लेकिन इसने उसे नहीं मारा। और अब ये सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मैट और फॉगी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी जिसमें इन्हें एक अपराधी को बचाना था, लेकिन मैट को अपनी पावर से पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसने ही अपराध करा है, साथ ही वही उस अपराध का मास्टरमाइंड भी है। और इसी वजह से ये फॉगी से उस केस को लेने से मना कर देता है और अब ये दोनों अपना खुद का प्राइवेट लॉयर का काम चालू करने का डिसाइड करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैरन और बेन नर्सिंग होम पहुंच गए थे जहां पर बेन को कैरन किसी से मिलवाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम मैट और फॉगी को आपस में तू मैं करते देख पाते हैं क्योंकि फॉगी नहीं समझ पा रहा था कि मैट ऐसा क्यों बन गया है जबकि इसे सबकी तरह नॉर्मल होना चाहिए था, भले ही इसे ट्रेनिंग क्यों ना मिली हो। अब मैट इसे बताता है कि जब ये छोटा था तो इसे बहुत सारे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दिया करती थी जिससे इसे पता चला कि कितने लोगों को किसी की जरूरत है। फिर इसके बाद जब ये बड़ा हो गया तो इसे रोज रात में एक लड़की की रोने की आवाज आती थी क्योंकि उस लड़की का बाप रोज रात में उसकी माँ को नींद की गोलियां देकर सुला दिया करता था और उसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसका रेप किया करता था। इसी वजह से एक दिन गुस्से में आकर मैट ने उस आदमी के जॉब के टाइम पर उसे खूब मारा और इसके बाद ही इसने अपने लिए एक कॉस्ट्यूम भी मंगवाई ताकि ये सभी लोगों को सबक सिखा सके। अब ये बात सुनने के बाद भी फॉगी मैट के ऊपर गुस्सा होना बंद नहीं करता क्योंकि इसे लग रहा था कि मैट गलत रास्ते पर है। वहीं कैरन बेन को एक बूढ़ी औरत से मिलवाती है जो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि विल्सन की मॉम थी जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता था क्योंकि विल्सन ने सबको ये बता रखा था कि उसकी मॉम मर गई है, लेकिन वो हर महीने इनसे मिलने जरूर आता था। अब जब कैरन मॉम से बातें कर रही होती है तो ये कैरन को विल्सन के पास्ट के बारे में सब बता देती है जो कि हम लोगों को पिछले वाले एपिसोड्स में पता चल चुका है। अब इन सब बातों को जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और सीन वापस से विल्सन पर आता है जो कि एक पार्टी में आया हुआ था जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तब विल्सन एक शानदार स्पीच देकर वेनेसा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी सबसे बातें करने लगता है। अब ये यहाँ पर बातें कर ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर सभी लोग गिरने लगते हैं क्योंकि यहाँ किसी ने बियर में पॉइजन मिला दिया था और क्योंकि वेनेसा भी बियर पी रही थी इसीलिए ये भी गिर जाती है और इसके मुंह से झाग भी निकलने लगता है। ये देखकर विल्सन बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब यहाँ से सीन वापस से मैट और फॉगी पर आता है जहाँ पर फॉगी मैट से रोता हुआ ये सब काम छोड़ने को बोल रहा था ताकि मैट को कुछ भी ना हो जाए, लेकिन मैट इसके लिए इसे मना कर देता है क्योंकि हेल्थ किचन को सच में एक हीरो की जरूरत थी। ये सुनकर फॉगी रोते हुए गुस्से में यहाँ से चला जाता है और मैट भी रोने लगता है और ये सीन वापस से एक बार पास्ट में जाता है जहाँ मैट और फॉगी बार में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर फॉगी मैट को नेम प्लेट और अपने ऑफिस का नाम बताता है जो कि नेल्सन एंड मर्डॉक अटर्नीज
एट लॉ होने वाला था। ये बात सुनकर मैट काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि फॉगी उसी नेम प्लेट को निकालकर एक डस्टबिन में फेंकता हुआ यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग विल्सन को भागते हुए वेनेसा को एक हॉस्पिटल में पहुंचाते देख पाते हैं, जहां वेनेसा को तुरंत आईसीयू में ले जाया जाता है। और तब विल्सन, जेम्स और लाइलैंड सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है जिसने पार्टी में ये काम करा। यहाँ से सीन मैट पर आता है, जिससे कैरन मिलने आती है। अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि फॉगी इन दोनों में से किसी से भी बात नहीं कर रहा है और साथ ही वो पूरे एक दिन से गायब है। अब क्योंकि वैसे तो मैट जानता था कि फॉगी क्यों गायब है, लेकिन ये कैरन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब आगे कैरन इसे विल्सन की मॉम के बारे में बताती है, साथ ही विल्सन की पूरी बैक स्टोरी के बारे में भी, जिसके बारे में इसे विल्सन की मॉम से पता चला था। ये सब जानकर मैट कुछ सोचने लगता है और कैरन यहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग फॉगी को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर में था और इसने मर्सी के साथ ही नाइट स्पेंड करी थी। अब जब मर्सी इसे उठाकर ऑफिस जाने को बोलती है तो फॉगी मना करते हुए बोलता है कि अब ये मैट के साथ काम नहीं करेगा। ये सुनकर मर्सी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि फॉगी मैट के साथ बहुत पहले से था। दूसरी तरफ विल्सन, जेम्स और लाइलैंड अभी भी परेशान थे। तब जेम्स लाइलैंड से गांव से बात करते हुए पता करने को बोलता है कि ये काम किसने करा है, और साथ ही जेम्स को ये भी शक था कि ये काम कहीं उसने ही तो नहीं करवाया, क्योंकि वही पिछले एपिसोड में विल्सन से वेनेसा को छोड़ने को बोल रही थी। पहले तो लाइलैंड काफी देर तक डर रहा होता है, लेकिन जेम्स इसे किसी तरह मना लेता है। वहीं हम लोग क्लेयर को देखते हैं, जो कि वापस से मैट के घाव पर टाँके लगाते हुए इससे बात कर रही होती है और इस बार क्लेयर इसे वापस से बॉडी आर्मर बनवाने को बोलती है। इस बार मैट भी इस पर हाँ में सर हिलाता है और इसे बताने लगता है कि उस दिन जब इसकी विल्सन से लड़ाई हुई थी तो इसने नोटिस करा था कि विल्सन ने भी अपने कोट के नीचे एक बहुत मजबूत आर्मर पहना हुआ था। अब इनकी ऐसे ही थोड़ी देर बातों के बाद क्लेयर यहाँ से चली जाती है और सीन वापस से कैरन पर आता है, जो कि बेन के साथ थी और इसे समझा रही थी कि बेन को विल्सन की मॉम के ऊपर आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन बेन मना करने लगता है, क्योंकि एक तो ये वैसे ही अब एडिटर बन गया था, दूसरा इसे विल्सन के ऊपर भरोसा नहीं था। ये सुनकर कैरन वापस से बेन को समझाने लगती है। तब बेन इसे विल्सन की पार्टी में हुए हादसे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कैरन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। अब जब विल्सन के पास जेम्स आता है तो जेम्स विल्सन को बताता है कि इसने लाइलैंड को गांव से बात करने को बोला। इस पर विल्सन इसे बोलता है कि ये जिसने भी करा है मैं उसकी गोभी खोद दूंगा, साफ शब्दों में मैं उसे मार दूंगा। अब जेम्स यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैट वापस से फादर के पास चर्च में आया हुआ था। फादर इसे बोलते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें वापस से बार बार खड़े होना है। तब मैट काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अपने काम को इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। इस पर फादर इसे बोलते हैं कि तुम मर्डॉक हो और तुम्हें बार बार गिरने के बावजूद भी खड़े रहना पड़ेगा। और यही सब बोलते हुए फादर इसे वापस से मोटिवेट कर देते हैं। और अब मैट अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर एक बंदे का पीछा करता हुआ इससे पूछता है कि फिस्क जो बॉडी आर्मर पहनता है वो कौन बनाता है। पहले तो ये आदमी इसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर जब बाद में मैट इसे धमकाता है तो ये उस आदमी का नाम बताने को राजी हो जाता है। और अब ये सीन यहाँ से कट होकर विल्सन पर आता है, जो कि वेनेसा के वार्ड से जब बाहर निकलता है तो जेम्स किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी यहाँ पर लाइलैंड आउसिली आता है, जो कि जेम्स से बोलता है कि शायद गाओ इस मामले में नहीं है। इतना बोलकर लाइलैंड यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जेम्स विल्सन की बात मानते हुए विल्सन की मॉम को कॉल करता है और वो जेम्स से बात करती हुई उसे बताती है कि उनसे कोई मिलने आया था। ये बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा शॉक हो गया था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन इंसान है जो उनसे मिलने गया होगा। अब यहाँ से सीन हमारे अंधे कानून पर आता है, जो कि उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर विल्सन अपने सूट बनवाता था। अब जब इस शॉप का ऑनर हमारे काले मास्क वाले आदमी को देखता है तो इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि हमारा हीरो बहुत आराम से इस बंदे की धुलाई कर देता है। और अब क्योंकि जेम्स को बहुत शॉकिंग न्यूज मिली थी तो ये तुरंत फ्रांसिस से इसकी गन और फ्लैट की चाबियां लेकर बिना किसी को बताए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि दुकान के ऑनर और हमारे काले मास्क वाले आदमी में अभी भी लड़ाई चल रही थी। अब काले मास्क वाला आदमी किसी तरह ऑनर को मारते पीटते हुए अपने काबू में करता है और इसे पता चलता है कि ये ऑनर, जिसका नाम मेल्विन है, ये काफी अच्छा इंसान है, लेकिन क्योंकि विल्सन ने इसकी किसी खास
बंधु बेस्टी को अपने कब्जे में कर रखा है, तो इसीलिए मेलविन को विल्सन के लिए काम करना पड़ता है। तब काले मास्क वाला आदमी मेलविन से इसके लिए भी एक खास तरह का सूट बनाने को बोलता है जिसमें कोई सिंबल हो, ताकि अगर बाद में हमारा हीरो उस सूट को पहनकर कोई कांड करे तो इसके बारे में सभी लोगों को पता चल सके कि ये कांड उसी ने ही करा है। और अब यहाँ से सीन कैरन पर आता है जो कि फॉगी को किसी तरह ढूंढ लेती है। तब कैरन को फॉगी से बात करते हुए पता चलता है कि मैट और फॉगी की लड़ाई हो गई है। तब कैरन फॉगी को बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है विल्सन खुला घूम रहा है, तो हेल्स किचन को बचाने के लिए तुम दोनों को जल्दी अपने मैटर शॉर्ट आउट करने होंगे, नहीं तो हेल्स किचन बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलकर कैरन यहाँ से निकल जाती है। साथ ही ये बेन को कॉल करके मैट और फॉगी की लड़ाई के बारे में भी बता देती है। कॉल के दौरान ही हम लोग देख पाते हैं कि कैरन और बेन कल मिलने का डिसाइड करते हैं और बेन कॉल को काट देता है। अब जब बेन कॉल काटता है तो इसकी कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग देख पाते हैं कि बेन विल्सन फिस्क के डैड के बारे में पता कर रहा है ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं कैरन को इसके घर के बाहर से कोई किडनैप कर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को वेनेसा के वार्ड में देख पाते हैं, जहां पर ये वेनेसा से वादा करता है कि जिसने भी इसकी ऐसी हालत करी है विल्सन उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं हम लोग देखते हैं कि कैरन को किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स ने ही किडनैप करा था और अब ये इससे पूछता है कि ये विल्सन की मॉम के पास क्यों गई थी। तब कैरन इसे कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर जेम्स अपनी गन निकालकर टेबल पर रख देता है और इससे सेम क्वेश्चन वापस से पूछता है, लेकिन कैरन इसे बोलती है कि तुम अगर मुझे मारने वाले हो तो जल्दी काम खत्म करो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। ये सुनकर जेम्स हंसते हुए बोलता है कि ये यहाँ इसे मारने नहीं बल्कि एक जॉब ऑफर करने आया है, जिसमें कैरन को बेन की मदद से आर्टिकल में विल्सन के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखवानी थी। लेकिन कैरन मना कर देती है, जिसे सुनकर जेम्स इसे धमकाने लगता है और बोलता है कि ऐसा करोगी तो पहले ये बेन को मारेगा और उसके बाद फॉगी और मर्डॉक को, और फिर जब तुम इन तीनों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रही होगी तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब जेम्स इसे ये सब बोल ही रहा था कि तभी इसे विल्सन का कॉल आने लगता है, जिस वजह से इसका ध्यान भटक गया था। और अब इसका ध्यान भटकते देख कैरन तुरंत ही टेबल पर रखी गन को उठाकर जेम्स को कॉल उठाने से पहले ही शूट कर देती है। क्योंकि जेम्स के कुछ ज्यादा ही बुलेट लग गई थी तो इसी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि कैरन डरती हुई उस गन को उठाती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं विल्सन जेम्स को कॉल ना उठाता देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी जेम्स ने ऐसा नहीं करा था। और इस एपिसोड के आखिरी सीन में हम लोग जेम्स की बॉडी को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। अब आप लोग जानते ही हैं कि स्टोरी कितनी ज्यादा खतरनाक चल रही है, जिसमें अभी सभी कैरेक्टर घायल हैं, कोई दिल से तो कोई शरीर से। साथ ही जेम्स की तो कैरन के हाथों मौत तक हो गई है। चलिए चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। अब एपिसोड की शुरुआत में कैरन उस गन को जिससे इसने जेम्स का राम नाम सत्य करा था उसको एक नदी में फेंक देती है और अब ये घबराती हुई अपने घर में जाकर सीधा ड्रिंक करती है और रोने लगती है। अब जब ये सो रही थी तो इसे अचानक से एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें विल्सन इस तक पहुंच गया था और इसकी जान लेने वाला था। ये देखकर कैरन काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसी वजह से वो अपने घर में ना सोकर अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में फॉगी भी आ जाता है, जो कि कैरन के साथ काम करने को राजी था, लेकिन ये अभी भी मैट से बात नहीं करना चाहता था। इस पर कैरन अभी इससे ज्यादा बात नहीं करती। ये देखकर फॉगी कैरन से वो फाइल्स मांगता है जिसको बेन ने हमारे काले मास्क वाले हीरो से हासिल करा था। तब कैरन इसे वो फाइल दे देती है और फॉगी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब ये गेट खोलता है तो बाहर मैट खड़ा था, लेकिन फॉगी इससे बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। अब अंदर आकर मैट कैरन से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि कैरन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी तो इसी वजह से मैट समझ जाता है कि कैरन के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। दूसरी तरफ विल्सन अभी भी जेम्स को कॉल कर रहा था। इतने में ही वेनेसा को होश आ जाता है। तब विल्सन इसे सॉरी बोलता है, लेकिन वेनेसा इसे समझाती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है और अब ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। ये बात सुनने के बाद विल्सन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी फ्रांसिस विल्सन को बाहर की तरफ बुलाता है और इसी वजह से विल्सन यहाँ से बाहर चला जाता है। तब विल्सन को जेम्स की डेड बॉडी के पास लेकर जाया जाता है और अब जेम्स की डेड बॉडी को देखने के बाद विल्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और साथ ही ये काफी ज्यादा दुखी भी था और इसी वजह से ये फ्रांसिस को मारने लगता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर लाइलैंड आकर इसे
इसे रोकता है। तब विल्सन जेम्स की बॉडी के पास जाता है और वहाँ चुपचाप बैठकर लाइलैंड से बोलता है कि पता करो कि आखिरकार इसे किसने मारा है। और अब जब लाइलैंड यहाँ से चला जाता है तो विल्सन जेम्स की कॉल हिस्ट्री चेक करता है। वहीं हम लोग अपने काले मास्क वाले हीरो को बेन के पास देखते हैं, जहाँ पर बेन हमारे काले मास्क वाले हीरो को गाँव के ड्रग्स का एक पैकेट दिखलाता है और बेन हमारे टोपे वाले हीरो को बताता है कि ये सब एक चाइनीज औरत बना रही है और इन सभी ड्रग्स को एक अंधा आदमी मार्केट तक सप्लाई करता है। ये सब बातें जानने के बाद हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है और आगे हम लोग फॉगी को मर्सी के साथ देखते हैं, जहाँ पर फॉगी मर्सी को काले मास्क वाले हीरो की फाइल्स पढ़ने को बोलता है जो कि विल्सन के खिलाफ थी। और क्योंकि विल्सन मर्सी का क्लाइंट था तो इसी वजह से पहले वो मना करने लगती है, लेकिन फॉगी इसे किसी तरह मना लेता है और सीन कट होकर कैरन पर आता है, जो कि बेन के पास जाकर इसे जल्दी से विल्सन की स्टोरी पब्लिश करने को बोलती है। इस पर बेन मान जाता है। वहीं मर्सी जब अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। इस पर फॉगी इसे बताता है कि ये सारी फाइल्स उस काले मास्क वाले आदमी ने फाइंड आउट करी हैं। इन सभी चीज़ों को सुनकर मर्सी भी फॉगी की तरफ हो जाती है और मे बी आगे ये दोनों मिलकर विल्सन के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। आगे मैट गाँव के ब्लाइंड आदमी को ढूंढता हुआ एक जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर इसे वो आदमी मिल जाता है, पर क्योंकि ये अभी अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में था तो इसी वजह से ये बस उसका पीछा करता है। तब ये आदमी एक गाड़ी में जाकर बैठता है और यहाँ से निकल जाता है, जिसे महसूस करते ही मैट भागता हुआ एक बिल्डिंग की छत पर जाता है और बंदरों की तरह एक छत से दूसरी छत और दूसरी छत से तीसरी छत पर कूदता हुआ गाड़ी का पीछा करने लगता है। तो वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि मुझसे कमेंट में आकर कोई ये मत पूछना कि मैट तो बहुत ज़्यादा घायल था तो वो इतने अच्छे पार कर कैसे कर रहा है। ये वाला सीन शायद मार्वल वालों ने सस्ते नशे कर शूट करा होगा, तो इसी वजह से उसका जवाब वही दे सकते हैं। खैर आगे हम लोग मैट को एक फैक्ट्री के पास पहुंचते देखते हैं, जिसके बाहर काफी सारे गार्ड्स थे। वहीं विल्सन अपनी मॉम को वापस लेने आता है। दूसरी तरफ बेन का एडिटर बेन को कंपनी से निकाल देता है क्योंकि ये विल्सन के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते थे। अब क्योंकि डेयरडेविल को वो फैक्ट्री मिल गई थी जिसमें कि वो ड्रग्स बनाया करते थे, इसी वजह से ये वहां पहुंचकर सभी गार्ड्स को मारने पीटने लगता है। जिसके बाद ये अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ सभी लोग अंधे हैं। लेकिन तभी गाँव की नज़र मैट पर पड़ जाती है और वो सभी लोगों से काले मास्क वाले आदमी को पकड़ने को बोलती है। आगे हम लोग विल्सन को लाइलैंड के साथ देखते हैं, जहाँ पर विल्सन को अचानक से एक कॉल आता है और ये तुरंत कहीं पर जाने लगता है। अब यहाँ से सीन वापस से मैट पर आता है, जो कि गार्ड से लड़ते हुए यहाँ पर केमिकल कंटेनर में आग लगा देता है। जिसके बाद ये सभी गार्ड्स को मारता पीटता हुआ गांव के पास पहुंचकर इससे विल्सन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, तो गांव इसे धक्का देकर अचानक से ही कहीं पर गायब हो जाती है और इतने में ही फैक्ट्री में आग लग गई थी। जिसे देखने के बाद हमारा टोपे वाला हीरो सभी ब्लाइंड लोगों को यहाँ से भगाकर खुद भी भाग जाता है। लेकिन बाहर ब्रैट इसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि ब्रैट को लग रहा था कि काले मास्क वाले आदमी ने ही ये सभी काम करे हैं। ये देखकर हमारा टोपे वाला हीरो इसे पकड़कर बताता है कि मैं सही कर रहा हूँ और मैंने जितने भी काम करे हैं वो सारे सही काम है। साथ ही वो ये भी बताता है कि तुम्हारे ऑफिस में हॉफमैन विल्सन के साथ मिला हुआ है और साथ ही ये इसे ये भी बताता है कि विल्सन एक बहुत बुरा आदमी है। इतना बताकर मैट यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग एक बिल्डिंग की छत पर देख पाते हैं कि लाइलैंड जाकर गांव से मिलता है और इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी समझ पाते हैं कि इन दोनों ने ही पार्टी की वाइन की बॉटल्स में जहर मिलवाया था ताकि ये वेनेसा को मार सकें और वापस से विल्सन पहले जैसा हो जाए। तब गाँव बताती है कि अब वो अपने घर वापस जा रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तब लाइलैंड को लगता है कि शायद गाँव चाइना जा रही है, लेकिन गाँव बताती है कि उसका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर लाइलैंड काफी ज्यादा शॉक होता है और इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी से मिलने के बाद कैरन को कॉल करता है। साथ ही ये इसे बताता है कि आज ये विल्सन के खिलाफ आर्टिकल लिखेगा। इस बात को जानने के बाद कैरन काफी ज्यादा खुश होती है। इतने में ही यहाँ पर मैट पहुंचकर कैरन से बातें करता हुआ इसे बताता है कि पहले इसे लग रहा था कि ये सब अकेले कर लेगा, लेकिन अब इसे समझ आ गया है कि ये कुछ अकेले नहीं कर सकता। ये सब सुनने के बाद कैरन इसे गले लगा लेती है। वहीं बेन जब आर्टिकल लिखने लगता है तभी विल्सन इसे पीछे से आवाज देता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करना था पर मेरी मॉम के पास नहीं जाना चाहिए था। और यही सब बोलते हुए विल्सन गुस्से में आता हुआ बेन की जान ले लेता है और बेन को जान से मारने के बाद विल्सन यहाँ से चला जाता है और अब बेन की मौत के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 के बारे में, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत बेन के फ्यूनरल से होती है, जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे। तब कैरन को बेन की वाइफ से बात करते हुए पता चलता है कि बेन कैरन को अपनी बेटी की तरह मानता था और हर वक्त इसके ही बारे में बात करता रहता था। साथ ही वो क्योंकि जानता था कि जो काम वो कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो उसने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे इंश्योरेंस करवा रखे थे, जिससे बेन की वाइफ को ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। ये सब जानने के बाद कैरन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और अब जब फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है तब मैट फादर से बातें करता है और इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि मैट विल्सन से बदला लेना चाहता है। इस पर फादर इसे समझाते हैं कि बेन की मौत का जिम्मेदार मैट खुद को ना माने और साथ ही ठंडे दिमाग से फैसला ले। इसके बाद मैट यहाँ से सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ पर कैरन मैट को बताती है कि इसे सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि फॉगी बेन के फ्यूनरल में नहीं आया। साथ ही कैरन काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि कहीं विल्सन को कैरन के बारे में भी पता ना चल गया हो, और अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा। तब मैट इसे संभालता है और इससे वादा करता है कि विल्सन को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर मैट यहाँ से चला जाता है। वहीं विल्सन वेनेसा से बातें कर रहा था और अब इससे थोड़ी देर बात करने के बाद विल्सन लाइलैंड के पास जाता है और जो गड़बड़ इसके अकाउंट में हुई है उसका पैसा लाइलैंड और गांव ने खाया था। ये सुनकर लाइलैंड काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये सही बात थी। तब विल्सन इसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि पार्टी वाला कांड भी तुम दोनों ने ही करा था। इस पर लाइलैंड इसे सब सच बता देता है और इसे धमकाने लगता है कि अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी तो लाइलैंड हॉफमैन को 1 करोड़ रुपए देकर पुलिस के हवाले कर देगा। और क्योंकि हॉफमैन को विल्सन के सारे राज पता थे तो विल्सन मारा जाएगा। ये बात सुनने के बाद विल्सन डरने की बजाय और गुस्से में आ जाता है और अब ये लाइलैंड को मारते हुए ऊंची जगह से गिरा देता है। और अब क्योंकि फॉगी को अपनी गलती का एहसास था तो इसी वजह से ये दोनों वापस से बात करते हुए एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तब फॉगी मैट को सब बताता है कि ये बेन के फ्यूनरल में आ रहा था, तभी इसे मर्सी का कॉल आया जो कि इसे यूनियन एलाइड के डेटा को कॉपी कर दे रही है। ये सुनकर मैट मर्सी की सेफ्टी के लिए उसे केस से दूर रखने को बोलता है और इसके बाद अब ये जाकर ब्रेड से मिलते हैं ताकि ये इससे कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन ले सकें, लेकिन ब्रेड इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता क्योंकि इसे खुद भी कुछ ज्यादा बातें नहीं पता थी। तभी यहाँ से 2 पुलिस वाले फोन पर बात करते हुए निकलते हैं, जिनकी बातें मैट सुनकर फॉगी को बताता है कि ये सब हॉफमैन को विल्सन के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फॉगी काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि सबको लगता था कि हॉफमैन मर गया है। इसके बाद ये दोनों कैरन के पास जाते हैं, जहां कैरन इन दोनों को वापस से साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ये दोनों मर्सी के लाए गए डॉक्यूमेंट पढ़ने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो विल्सन के नाम है, पर उसने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में शो नहीं करा हुआ। ये बातें समझने के बाद मैट वहां पर जाने लगता है क्योंकि ये समझ गया था कि विल्सन का सारा काला कारनामा उन्हीं बिल्डिंग्स में छुपा होगा। पहले तो फॉगी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैट इसे इस पर भरोसा करने को बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग हॉफमैन को कुछ लोगों के साथ देखते हैं कि इतने में ही यहाँ पर विल्सन की भेजी गई पुलिस आकर हॉफमैन के सभी गार्ड्स को मार देती है। और अब ये लोग हॉफमैन को भी मारने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर हमारा टोपे वाला आदमी आकर सभी लोगों को मार देता है। आगे ये हॉफमैन से बोलता है कि विल्सन के खिलाफ सबूत दो ताकि विल्सन को पकड़ा जा सके और तुम्हारी जान बच जाए। इस पर हॉफमैन बोलता है कि मैं किसको बयान दूं, सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर हैं। जवाब में हमारा टोपे वाला हीरो इसे बोलता है कि तुम ब्रेड को सब बता सकते हो, वो एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और क्योंकि मैट ये भी जानता था कि ब्रेड हॉफमैन को वकील दिलवाएगा जो कि मैट, फॉगी और कैरन ही होने वाले थे, तो इसी वजह से ये और ज्यादा अप्रिशिएट करता हुआ उसका नाम लेता है। तब हॉफमैन भी काले मास्क वाले आदमी की बात मानता है और ब्रेड के सामने जाकर उसे सब बता देता है। और जैसा कि हमारे अन्य कानून ने सोचा था वैसा ही होता है। ब्रेड मैट के पास आता है और अब ये चारों मिलकर धीरे धीरे उन सभी लोगों को पकड़वा देते हैं जो कि विल्सन के साथ मिले हुए थे और अब विल्सन को भी पकड़ लिया जाता है। तब विल्सन जाते हुए वेनेसा को एक रिंग देता है और रोता हुआ पुलिस वालों के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मैट और बाकी सब अब पार्टी करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब इन्हें विल्सन से कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि जब विल्सन को लेकर जाया जा रहा था तभी यहाँ पर कुछ लोग हमला कर
सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और अंदर बैठा एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों को मारकर विल्सन को फ्री करवाकर यहाँ से ले जाने लगता है। वहीं जब मैट को इन सब की खबर मिलती है तो ये फॉगी और कैरन को सेफ जगह जाने को बोलकर खुद विल्सन को रोकने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले मैट जाकर मेल्विन से मिलता है और मेल्विन वही आदमी था जो कि हमारे मैट का नया कॉस्ट्यूम बनाने वाला था। अब ये अपनी नई कॉस्ट्यूम लेकर विल्सन के बारे में पता करने लगता है। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि एक ट्रक में कहीं पर जा रहा था और अब ये एक वॉकी टॉकी के जरिए वेनेसा से बातें करता हुआ इसे बोलता है कि अगर मैं 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास नहीं पहुंचता तो तुम यहाँ से चले जाना। तब हम लोग देखते हैं कि वेनेसा एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी है जिससे ये दोनों हेल्स किचन से जाने वाले थे। अब विल्सन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर हमारा टोपे वाला हीरो पहुंचकर हमला करता हुआ ट्रक पलटा देता है, जिस वजह से विल्सन को बाहर आना पड़ता है। और अब जब विल्सन हमारे टोपे वाले आदमी को सामने देखता है तो पहले तो ये भागने की कोशिश करता है, पर हमारा अंधा कानून इसे पकड़कर इससे लड़ने लगता है। और अब हमें यहाँ पर इस सीजन का वो बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है जिसका इंतजार हम पिछले 12 एपिसोड से कर रहे थे। अब इस लड़ाई में विल्सन और हमारा टोपे वाला हीरो दोनों को ही काफी ज्यादा चोटें लगती हैं, लेकिन आखिरी में हमारे टोपे वाले हीरो के अंदर रोमन रेंज की आत्मा आ जाती है और ये विल्सन फिस्क को एक सुपरमैन पंच मारता हुआ हरा देता है। इतने में ही वापस से यहाँ पर ब्रेड पहुंचकर हमारे टोपे वाले हीरो को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर क्योंकि अब ये जान गया था कि अंधा कानून एक अच्छा इंसान है तो ये इसे कुछ भी नहीं कहता। और वहीं हम लोग वेनेसा को देखते हैं जिसको फ्रांसिस सब बताता है और अब वेनेसा विल्सन की दी गई रिंग पहनकर यहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि ब्रेड हमारे टोपे वाले हीरो को थैंक यू बोलने के लिए अगले दिन न्यूज़पेपर में सब सच छपवा देता है, जिससे सभी लोग जान जाते हैं कि काले मास्क वाला आदमी बहुत अच्छा इंसान है और इसी वजह से ये सभी लोग मिलकर इसे डेयरडेविल का नाम देते हैं। तो ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से मैंने पूरे सीजन में डेयरडेविल का नाम यूज नहीं करा। मैं उसे अंधा कानून या फिर टोपे वाला हीरो ही बोलता रहा क्योंकि उसका नामकरण तो आखिरी एपिसोड में पब्लिक करने वाली थी। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब आगे हम लोग मैट, कैरन और फॉगी को देखते हैं जहां ये तीनों साथ मिलकर मैट और फॉगी के नाम की प्लेट को ऑफिस के बाहर वापस से लगा देते हैं, जिसके बाद फॉगी यहां से मर्सी के पास चला जाता है और अब मैट कैरन से बातें करता हुआ ऑफिस के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि जेल में बैठकर वापस से दीवार को घूर रहा था। और अब इस सीजन के लास्ट सीन में हम लोग मैट को एक क्राइम के बारे में सुनकर उसकी तरफ जाते देख पाते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।